Welcome to AT&T Technology Institute. Disclaimer: this session is for educational use only. No personal data is shared or collected. We care about your safety and privacy. Learn with confidence, worry-free. Let's get started. AT&T Technology Institute. Thank you so much, everyone, and welcome to Social Media Intermediate Training Program Session number 9. आज का टॉपिक है ऑडियंस टारगेटिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। मेरे हिसाब से ये ऐसा एक टॉपिक है जिसके कारण हम डिजिटल मार्केटियर सेफ है एआई से। एटलीस्ट अभी तो ऐसा लग ही रहा है। बहुत लोगों को ये डर है कि एआई हमारा, यानी कि जितने भी लोग डिजिटल काम करते हैं, उनका जॉब खा जाए। बहुत हद तक ये बात सही भी है, बट डिजिटल मार्केटियर के लिए ये जो टॉपिक है जो आज हम सीखने वाले हैं, ये एक आशीर्वाद समान है, क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसा सिंगल टॉपिक है जिसके कारण लोग हमें हायर करेंगे या करते हैं। ये इतना टेढ़ा टॉपिक है कि इसको मास्टरी करने में टाइम लगता है। इफिशिएंसी के साथ कांस्टेंट काम करते रहने से ये टॉपिक की मास्टरी मिलती है। सो टॉपिक तो आप ऑलरेडी पढ़ ही चुके होंगे अपने ग्रुप में। आई होप एटलीस्ट आप ग्रुप पे इतना तो ध्यान देते हो कि आपने टॉपिक वॉपिक पढ़ा होगा। सो आज का टॉपिक है ऑडियंस टारगेटिंग। यानी अ, हम जब एड चलाते हैं तब किसको टारगेट करना चाहते हैं, हमारा टारगेट ऑडियंस कौन है, वो ढूंढना मेटा में। और उसके जितने भी छोटे छोटे निटी ग्रिटीज हैं वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार यस टाइप कीजिए अगर आप लोग यहाँ पे है और मुझे सुन पा रहे हैं। फिर मैं स्क्रीन शेयर स्टार्ट कर देता हूँ। सिर्फ 3 लोग यहाँ पे है। तो ये जिन जिन लोगों ने यस लिखा है वो सिर्फ यहाँ पे बैठे, बाकी के लोग मीटिंग छोड़ के जा सकते हैं। अगर आप जूम पे यस नहीं लिख सकते हैं तो आज का सेशन आपके लिए नहीं है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So today's topic is the most important topic as a digital marketer। अगर इसकी मास्टरी हासिल कर ली तो शायद एआई से बच जाओगे, क्योंकि एआई लगभग सारे काम ऑटोमेट कर देगा। अभी ऑलमोस्ट कर रहा है, लेकिन आगे और ज्यादा चीजों को वो समझ पाएगा और कर पाएगा। ठीक है, हमारे बिहाफ पे, एज अ ह्यूमन के बिहाफ पे। तो आज हम सीखने वाले हैं ऑडियंस टारगेटिंग के बारे में। तो आई होप आप सब लोगों ने फेसबुक पेज बना लिया है, एड अकाउंट बना लिया है, जैसा कि शुरुआती दिनों में हमने सिखाया था। तो अब उस एड अकाउंट के अंदर जाना है। हम सिंपली स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। जैसे फेसबुक पेज खोला, पेज के अंदर मेटा बिजनेस स्वीट खोला, ये बाजू में नया टैब में मेटा बिजनेस स्वीट खोला। यहाँ पे एड्स मैनेजर में कैंपेन्स में जाएंगे।
एंड यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। अब मैं एक पर्टिकुलर अकाउंट ले लेता हूँ जिस अकाउंट के अंदर हमको ऐड चलानी है या फिर जिसके अंदर हमें ऑडियंस टारगेटिंग करनी है। सो लेट्स से मैंने ये वाला ऐड अकाउंट ले लिया। और अब हम यहाँ पे एक नया ऐड क्रिएट करेंगे जस्ट टू लर्न द ऑडियंस टारगेटिंग, ठीक है। और यहाँ पे हम गोल डिसाइड कर लेंगे। तो गोल के बारे में क्विकली ओवरव्यू देता हूँ। इतने प्रकार के गोल है, जैसे कि अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड, ऐप प्रमोशन और सेल्स। सभी के नाम से ही पता चल जाएगा। अवेयरनेस ऐड कब चलानी होती है? जब आपकी प्रोडक्ट नई है, या आपका ऐड अकाउंट नया है, या आपको भी कोई जानता नहीं है मार्केट में, आपकी कंपनी नई है, तो थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस तरह की ऐड को चलाया जाता है। अवेयरनेस ऐड से फायदा क्या होता है कि आप जो इंटरेस्टेड ऑडियंस है उसको ढूंढ सकते हो। जो आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है उस ऑडियंस को ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो अवेयरनेस ऐड तभी चलाया जाता है। ट्रैफिक ऐड का मतलब होता है कि लोग आपकी वेबसाइट पे आए, लोग आपके लैंडिंग पेज पे या आपके व्हाट्सएप पे आए, उसे ट्रैफिक ऐड कहते हैं। तीसरा होता है एंगेजमेंट ऐड, जहां पे आप चाहते हो कि लोग आपसे बात करें, इधर फोन पे या कम्युनिकेशन करे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, आपके साथ चैट करे, तो तभी एंगेजमेंट ऐड चलाया जाता है। और चौथा होता है लीड्स, यानी सिंपल लीड जनरेट करने के लिए। इसमें आप दो तरह से कर सकते हो। एक तो इंस्टेंट फॉर्म होता है जो फेसबुक का खुद का होता है। जैसे ही कोई व्यक्ति आपकी ऐड के ऊपर लर्न मोर या जो भी आपका कॉल टू एक्शन बटन है उसको दबाएगा, तो उसके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, जो फॉर्म प्री फिल्ड हो जाएगा उसके नाम, ईमेल, फोन नंबर से। एंड देन दैट फेलो नीड टू क्लिक ऑन सबमिट टू गिव द इंक्वायरी, टू रजिस्टर द इंक्वायरी। उसके बाद है ऐप प्रमोशन, यानी कि अगर आपकी खुद की कोई एप्लीकेशन है तो उस एप्लीकेशन को प्रमोट करने के लिए, यानी कि लोग उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें उसके लिए। एंड उसके बाद होता है सेल्स, यानी आपका सेल्स जनरेट करने के लिए डायरेक्ट सेल्स जनरेट करने के लिए, ये बंदा आपके पेज पे जाए, आपकी वेबसाइट पे जाए और वहां से ही परचेस कर ले डायरेक्टली। तो इतने प्रकार के ये चीजें होती है, इतने प्रकार के कैंपेनिंग आप रन कर सकते हो। तो अभी हम इसमें से कोई भी एक ले लेते हैं। लेट्स गो विथ एग्जांपल के लिए एंगेजमेंट ऐड में जाते हैं, क्योंकि हमें आज एड्स का पूरा डिटेल नहीं समझना है, हमें सिर्फ ऑडियंस टारगेटिंग के बारे में समझना है। तो इसके लिए हम इसको मैनुअल पे रखेंगे जिससे कि हमारे हाथ में सारा कंट्रोल रहे। अगर आप टेलर्ड मैसेज कैंपेन, पहला वाला जो ऑप्शन है उसको चूज करोगे तो ये ऑटोमेशन हो जाएगा, यानी कि आप बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाओगे। लेकिन मैन्युअल में आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे ये जो तीन लेवल है, पहला लेवल है कैंपेन लेवल, दूसरा लेवल है एडसेट लेवल, तीसरा लेवल है एड लेवल। तो एक कैंपेन में मल्टीपल एडसेट्स बना सकते हैं और एक एडसेट के अंदर मल्टीपल एड्स चला सकते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि मान लीजिए आपको क्रिएटिव टेस्ट करना है या टारगेटिंग टेस्ट करना है, तो ए बी टेस्टिंग वगैरह करने के लिए एक ही कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल एड्स को चला सकते हो। अभी नया एक फीचर है कि आप जो अपना बजट रखना चाहते हो, डेली कितना रुपया स्पेंड करना चाहते हो, उस बजट को आप कैंपेन लेवल पे सेट कर सकते हो या एड सेट लेवल पे सेट कर सकते हो। अगर कैंपेन लेवल पे सेट किया तो उस कैंपेन में जितने एड सेट्स होंगे उसके बीच में उस बजट का बंटवारा कर दिया जाएगा। और अगर एड सेट लेवल का बजट रखोगे तो हर एड सेट का सेपरेट बजट सेट कर पाओगे। लेट से आपके पास बजट है 1,000 रुपए का पर डे स्पेंड करने के लिए, और आपने दो एड सेट लगाने हैं। और अगर आप कैंपेन लेवल बजट रखोगे तो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा मेटा के द्वारा ऑटोमेटिकली बजट को।
लेकिन अगर आप एड सेट लेवल बजट रखोगे तो आप हर एड सेट को सेपरेट बजट दे पाओगे। जैसे एक एड सेट में आपको 700 रुपये रखने हैं, दूसरे में आपको 300 रुपये रखने हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे पता नहीं चलेगा ना कि विच इज विनर। ओके, तो विनर डिसाइड करने के लिए जरूरी है कि आप सॉरी, विनर डिसाइड करने के लिए जरूरी है कि आप इक्वल बजट रखें, अगर आप एक कैंपेन में मल्टीपल एडसेट्स बना रहे हो तो अभी हम कैंपेन लेवल पे क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं, तो कैंपेन का नाम लिख सकते हैं, एंड देन उसके बाद कैंपेन लेवल बजट रखना है कि एडसेट लेवल बजट रखना है, ये डिसाइड कर सकते हैं। तीसरा डिसाइड कर सकते हैं कि एबी टेस्ट करना है या नहीं। अगर आप मान लीजिए दो एडसेट लगाने वाले हैं और उसका एबी टेस्ट करना चाहते हो, और दो कैंपेन लगाना चाहते हो और दोनों का सेपरेट एबी टेस्ट करना चाहते हो, तो कर सकते हो एबी टेस्ट ऑन करके। स्पेशल ऐड कैटेगरीज को छूना नहीं होता है, इसे कुछ नहीं करना इसमें। वैसे अगर क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज, ये सारे। लेकिन इसे टिक नहीं करना होता है। अगर इसे टिक किया तो एक्स्ट्रा कुछ डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, प्लस ऐड कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। अगर सचमुच में आप फाइनेंशियल सर्विसेज की ऐड चला रहे हो तो फिर टिक करना पड़ेगा, बट मोस्ट ऑफ एड्स में ये नहीं करना पड़ता है, या ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, यानी नेक्स्ट बटन दबा के भी जा सकते हैं, या सीधा यहाँ पे क्लिक करके भी जा सकते हैं। तो इस लेवल पे आपको एडसेट लेवल पे क्या क्या सेटिंग मिलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेट लेवल पे ही ऑडियंस टारगेटिंग होता है। तो एडसेट लेवल पे पहला सेटिंग आपको मिल जाता है कन्वर्जन लोकेशन, बिकॉज ऑफ हमारा ऐड कौन सी टाइप का था, एंगेजमेंट टाइप का ऐड था। तो एंगेजमेंट में क्या इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन। कन्वर्जन यानी कस्टमर के साथ बातचीत होना। तो वो बातचीत कहाँ करोगे, उस डेस्टिनेशन को डिसाइड करना होता है हमें, कि बातचीत आप कस्टमर के साथ मेटा पे यानी कि फेसबुक या इंस्टाग्राम मैसेंजर पे करोगे या व्हाट्सएप पे करोगे। ठीक है, तो हमारे केस में लेट से हमें व्हाट्सएप पे बातचीत करनी है, तो हमने ये इंस्टाग्राम और मैसेंजर को निकाल दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, कन्वर्जन लोकेशन में वहां पे चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन आएगा परफॉर्मेंस गोल, यानी कि आप चाहते क्या हो, कि ज्यादा से ज्यादा लोग लिंक पे क्लिक करें या ज्यादा से ज्यादा लोग कन्वर्जन करें, यानी कि हमारे साथ बात करें। तो हम चाहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन, इसके लिए वो रखेंगे। उसके बाद वो बोलेगा बजट डिसाइड करो, तो हम एक्स वाई जेड बजट लिख सकते हैं यहाँ पे। एंड ये बजट डेली के हिसाब से भी बना सकते हैं और लाइफ टाइम के हिसाब से भी बना सकते हैं। तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो दो ऑप्शन मिलेंगे, डेली का कितना बजट रखना है या लाइफ टाइम बजट कितना रखना है। लाइफ टाइम बजट का मतलब होता है कि टोटल बजट, कि भैया मुझे इस कैंपेन में 10,000 रुपये खर्च करने हैं। तो 10,000 रुपये आप यहाँ पे लिख दोगे तो वो अपने हिसाब से करने लगेगा सारे दिनों का कैलकुलेशन, कि अगर 10 दिन ऐड चलानी है और 10,000 का बजट है, तो अपने आप को हर दिन का ऑन एन एवरेज 1,000 रुपया पकड़ लेगा। लेकिन डेली बजट में स्पेसिफिकली आप पर डे का बजट सेट करोगे और उसमें एंड डेट डालने की जरूरत नहीं होती, यानी कि कितने दिन ऐड चलाओगे ये आप पे निर्भर करता है, अगर आपने डेली बजट रखा तो हमारे हिसाब से रिकमेंडेड यही है कि आप डेली बजट रखें। ओके, डेली बजट रख के जो भी आपका बजट है उसको यहाँ पे लिख दें। तो ये 280.00 है, यानी कि ये 280 रुपया हुआ। इसके बाद इसका एड स्टार्ट डेट है, यहाँ पे एड का एंड डेट भी डाल सकते हैं, यानी कि कब एड स्टॉप करना है। लेकिन हमारा रिकमेंडेशन है कि आप एड का एंड डेट ना डालें। एड का एंड डेट डालने से पिक्सेल जो है वो लर्निंग करना छोड़ देता है सर्टन डेज के बाद, बिकॉज अब उसे लगता है कि अब एड खत्म होने वाली है, तो मैं अब इसका जो भी लर्निंग हो चुका है उसी को कंटिन्यू करूं और लीड जनरेशन करूं। इसके लिए परफॉर्मेंस खराब हो जाता है या तो लीड का कॉस्ट बढ़ जाता है, इसीलिए एड का एंड डेट नहीं डालना चाहिए। ओके, सिर्फ स्टार्ट डेट है वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, वही रखें, एंड डेट को ना डालें। उसके बाद मेन चीज जिसके ऊपर आज पूरा ये क्लास है वो है ऑडियंस कंट्रोल। तो अब आप लोगों का ज्ञान थोड़ा सा चेक करते हैं कि हम लोग यहाँ पे अगर ऑडियंस कंट्रोल है तो उसमें हम क्या क्या टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा चीटिंग भी कर सकते हो, पढ़ते जाओ और बताते जाओ चैट बॉक्स में कि क्या क्या टारगेटिंग हो सकता है।
चैट बॉक्स में बताइए कि क्या क्या टारगेटिंग हो सकता है। महफूज ने लिखा एज, जेंडर, स्टेट और सिटी और सिर्फ एक बंदा लिख रहा है, 24 लोग बैठे हैं उसमें से। लोकेशन, सिटी, एज, टारगेट ऑडियंस। ये टारगेट ऑडियंस तो इस चीज को बोलते हैं। टारगेट ऑडियंस क्या हुआ? पूरे चीज को, पूरे टारगेटिंग को टारगेट ऑडियंस कहते हैं। लेकिन किस किस चीज जैसे कि जेंडर, यानी मेल फीमेल, कंट्री, टाइम। महफूज, एक्सप्लेन करो टाइम को। अनम्यूट करो। यस सर। यस, बताओ टाइम का क्या मतलब होता है टारगेटिंग के केस में। सर हम मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे अपने ऑडियंस को वो ऐड दिखा सकते हैं जब हम चाहें। वो ऑडियंस कंट्रोल में नहीं आता। ऑडियंस कंट्रोल की बात हो रही है, यानी कि टारगेटिंग की बात हो रही है। टारगेटिंग में टाइम का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आपने जो कहा वो सही है कि हम स्पेसिफिक टाइम पे ऐड दिखा सकते हैं, यानी सुबह दिखाना, शाम को दिखाना, संडे को दिखाना, मंडे को दिखाना, वह सब हो सकता है। बट उसे टारगेटिंग नहीं कहते, ऑडियंस टारगेटिंग नहीं कहते हैं कम से कम। तो ऑडियंस टारगेटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हो आप सब लोगों ने। ये दिखा कि जेंडर हो सकता है, सिटी हो सकता है, स्टेट हो सकता है, कंट्री हो सकता है, लोकेशन हो सकता है, ये सब आपने लिखा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं लिखी अभी भी। और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंटरेस्ट, बिहेवियर, साइकोलॉजी। ठीक है। तो लोकेशन टारगेट किया जा सकता है, यानी किस शहर में, किस स्टेट में या किस कंट्री में ऐड चलाना है। एज को टारगेट किया जा सकता है, जेंडर को टारगेट किया जा सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, बिहेवियर, इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स, साइकोलॉजी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये किसी ने नहीं लिखा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है एंड ऑडियंस टारगेटिंग में। तो बाकी सब तो आप सब ऑलरेडी समझ ही चुके हैं ऑडियंस टारगेटिंग में, कि यहाँ से लोकेशन को टारगेट किया जा सकता है। जैसे कि मैं एक ऐसा एड रन करना चाहता हूँ जो सिर्फ दिल्ली के लिए है, या सिर्फ सिर्फ लेट से मुंबई के लिए है, या सिर्फ महाराष्ट्र के लिए है, सिर्फ गुजरात के लिए, या सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक स्टेट या शहर के लिए है, या किस पूरे इंडिया के लिए है। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो। दूसरा, आप एज टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे मिनिमम एज कितनी देनी है, टोटल एज ब्रैकेट क्या होनी चाहिए, इतने एज से इतने एज के बीच का होना चाहिए बंदा। जेंडर को आप टारगेट कर सकते हो कि मेल है, फीमेल है, वो आप टारगेट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये डिटेल्ड टारगेटिंग, जिसमें आप इंक्लूड करते हैं उस व्यक्ति का, आपके जो ऑडियंस है उसका डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर्स। राइट। तो यहाँ पे आप ब्राउज बटन दबा के, तीन कैटेगरी है उसमें से, ये तीनों कैटेगरी मिलके बनता है साइकोलॉजी। वो कैसे सोचता है, क्या क्या सोचता है, क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, किस चीज को पसंद करता है, किस चीज को पसंद नहीं करता है, एंड सो ऑन। तो हम इसको थोड़ा डिटेल में समझने वाले हैं। आज पूरा क्लास इसी के ऊपर है कि ऑडियंस टारगेटिंग कैसे किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहली बात समझ लीजिए कि आपको प्रोडक्ट, यानी जिस चीज की आप मार्केटिंग कर रहे हो उसकी अच्छी खासी समझ डेवलप करनी पड़ेगी। कि ये जो प्रोडक्ट मैं बेचना चाहता हूं, जिस प्रोडक्ट के लिए मैं ऐड चलाने जा रहा हूं एज अ डिजिटल मार्केटियर, ये प्रोडक्ट है क्या, इस प्रोडक्ट का फायदा क्या है, इस प्रोडक्ट का नुकसान क्या है, इस प्रोडक्ट को कौन खरीदता है, इस प्रोडक्ट को क्यों खरीदता है, इस प्रोडक्ट के कितने कॉम्पिटिशन्स है, इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके क्लाइंट की लाइफ में क्या चेंज आएगा, क्लाइंट की लाइफ में चेंज आएगा पर्सनल लेवल पे कि बिजनेस में चेंज आएगा, ये प्रोडक्ट पैसा बचाता है या प्रोडक्ट सहूलियत देता है, ये प्रोडक्ट स्टेटस देता है या ये प्रोडक्ट
उसका कैरियर बनाता है, उसकी बिजनेस बनाता है, वट एवर। तो प्रोडक्ट को समझना होगा। जैसे मैं लेट से प्रोडक्ट है फ्लैट, आप एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी फ्लैट बेच रहे हो, एक रियल एस्टेट का ऑफिस बेच रहे हो, या रियल एस्टेट का कोई बंगलो बेच रहे हो, तो वहां पे प्रोडक्ट टोटली डिफरेंट है। अब मान लीजिए आप दूसरा प्रोडक्ट बेच रहे हो जहां पे आपको एक गरम मसाला की ऐड करनी है, तो वो गरम मसाला कौन यूज करता है, कब यूज करता है, किस में यूज होता है, उसका डिसीजन मेकर कौन है, जो गरम मसाला खरीदना है उसका डिसीजन कौन लेता है, कौन सी कंपनी का गरम मसाला लेंगे वो डिसीजन कौन लेता है। तो ह्यूमन, पूरे ह्यूमन साइकोलॉजी को एक हिसाब से समझना होगा। तो हर प्रोडक्ट के हिसाब से डिसीजन मेकर डिफरेंट होता है। तो ऑडियंस टारगेटिंग में हम डिटेल में गहराई में इसके सारे बटन्स को समझे, उससे पहले एक चीज समझाना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट की जर्नी में जनरली कुछ लोग होते हैं। जैसे प्रोडक्ट बाइंग पैटर्न या प्रोडक्ट बाइंग जर्नी में एक होता है यूजर। यूजर माने जो प्रोडक्ट को यूज करने वाला है उसे यूजर कहते हैं। दूसरा होता है डिसीजन मेकर। तो डिसीजन मेकर यानी कि जो प्रोडक्ट कौन सा लिया जाए उसका डिसीजन लेता है। तीसरा होता है बायर यानी पेयर, जो पैसा देता है। चौथा होता है इन्फ्लुएंसर, जो इन्फ्लुएंस करता है किसी एक प्रोडक्ट को लेने या ना लेने के लिए। मैं इसको आसाम आम भाषा में, पहले ये टेक्नोलॉजी को थोड़ा साइड में रख के बात करना चाहता हूँ कि मैं इसको आम भाषा में अगर समझाऊं आपको कि ये चार लोग कौन है। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के लिए ट्यूशन क्लासेस का एग्जाम्पल लेते हैं। तो ट्यूशन क्लासेस में यूजर कौन होता है? अगर एक ट्यूशन क्लास का एड, आप एक ऐड चला रहे हो, वहां पे यूजर कौन होता है? स्टूडेंट सर। स्टूडेंट, ओके। डिसीजन मेकर कौन होता है? कहाँ ट्यूशन में जाएंगे वो? पेरेंट्स। पेरेंट्स, मोस्टली मॉम, राइट? मोस्टली मॉम। कुछ कुछ केस में मॉम डैड दोनों, या पेरेंट्स कह सकते हैं। तीसरा, पेयर कौन होता है, बायर कौन होता है? अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, राइट? आइदर मम्मी कमाती होगी या पापा कमाते होंगे तो वो पैसा देंगे, राइट? तो बायर ये हो गया तीसरा, फादर। इन्फ्लुएंसर कौन हो सकता है इसमें? उस स्टूडेंट का दोस्त जो वहां ट्यूशन जा रहा है और उसको मतलब अपने दूसरे दोस्त को बोला कि यहाँ सही करा रहे यार, ये अच्छा ट्यूशन है, तुमने अपने मम्मी पापा को बोल इधर कराए। तो दिस कैन बी इन्फ्लुएंसर, राइट? दूसरा इन्फ्लुएंसर कौन हो सकता है? टॉपर स्टूडेंट, जो टॉप कर रहा है और वो वहां पे ट्यूशन में जा रहा है, तो मम्मी पापा का ये होगा, ये अच्छा ट्यूशन है, यहाँ पे टॉपर के लोग जाते, एकदम टॉप करने वाले लोग जाते। तो ये हो गया इन्फ्लुएंसर, चौथा व्यक्ति। समझे कि कई बार प्रोडक्ट में, जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसमें ये अलग अलग लोग होते हैं। एक ही व्यक्ति नहीं होता जो सारा डिसीजन करता है, एक ही व्यक्ति नहीं होता जो सारा बाई करता है। ठीक है, बाइक के केस में ऐसा हो सकता है कि इसमें कम लोग हों। जैसे बाइक के केस में क्या होगा, एक होगा यूजर जो बाइक यूज करने वाला है, दूसरा होगा बायर जो पैसा देने वाला है, और तीसरा होगा इन्फ्लुएंसर। इसमें यूजर ही लगभग डिसीजन लेता है कि मुझे कौन सी बाइक लेनी है, कौन सा मॉडल लेना है, राइट? यहां पे डिसीजन मेकर और यूजर एक ही है बाइक के केस में, मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट? तो आपको प्रोडक्ट के हिसाब से समझना होगा कि यूजर कौन है, इन्फ्लुएंसर कौन है, बायर कौन है, और डिसीजन मेकर कौन है जो डिसीजन लेगा। लेट से एक प्रोडक्ट मैं आपको दूसरा बताता हूं। एग्जाम्पल के लिए गरम मसाला, आप गरम मसाला का ऐड कर रहे हो, यहाँ पे यूजर कौन है? पूरी फैमिली। उसको खाना तो पूरा सब लोग वाले, सब लोग खाने वाले हैं ना, तो पूरी फैमिली, एवरी वन इन द फैमिली। अच्छा, यहाँ पे डिसीजन मेकर कौन है गरम मसाला लेने का? वुमन ऑफ द हाउस, मदर और वट एवर, राइट? अच्छा, यहाँ पे डिसीजन मेकर और पेयर भी कौन है? टेक्निकली पेयर फादर है, मींस अर्निंग पर्सन है, बट फिर भी पैसा जेब से निकाल के कौन दे रहा है? वुमन ही खुद, राइट? तो यहाँ पे इन्फ्लुएंसर कौन है? इन्फ्लुएंसर कौन है गरम मसाला में? इन्फ्लुएंसर कौन है?
मदर ही सर, क्योंकि वो ही बोलती है ना ये लेके आओ बोल के। यहाँ पे इन्फ्लुएंसर है बहुत सारे लोग। वन, जो भी खाना खजाना खाना बनाने के जो ये होता है ना वीडियोस बनाते हैं जो लोग, दैट कैन बी इन्फ्लुएंसर, राइट। अब ये मदर कुछ नया रेसिपी ट्राई करती है घर पे बनाने का, तो वो देखती है ना, वो ट्यूटोरियल्स, खाना बनाने के कुकिंग रेसिपीज वीडियोस, दैट कैन बी इन्फ्लुएंसर। दूसरा, उसकी सहेली, उसका नेबर, दैट कैन बी इन्फ्लुएंसर। उसकी सहेली ने बोला ये बढ़िया मसाला है, एग्जाम्पल के लिए। एंड तीसरा इन्फ्लुएंसर है इसमें एड्स। आप जो एड दिखाते हो वो इन्फ्लुएंसर का काम करती है। आप देख रहे हो गरम मसाला का एड, देखते हो गरम मसाला का, ढूंढ के देखना आज स्पेसिफिकली यूट्यूब पे जाके और मेटा बिजनेस स्वीट पे जाके और गूगल एड्स ट्रांसपेरेंसी सेंटर पे जाके ढूंढना। तो दैट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंसर, योर एड इज अ इन्फ्लुएंसर। ओके, सो इस तरह से हमें सोचना पड़ता है जब ऑडियंस टारगेटिंग की बात हम करते हैं तब। ओके, अब हम जाते हैं मेटा पे और ऑडियंस टारगेटिंग के बारे में गहराई से कुछ चीजें सीखने का ट्राई करते हैं। ओके, अब यहाँ पे तीन चीजें मैंने बताई कि आप कर सकते हो। तो डेमोग्राफिक्स में जाते हैं, तो डेमोग्राफिक्स में क्या क्या टारगेट हो सकता है? डेमोग्राफिक्स में टारगेट हो सकता है एजुकेशन, फाइनेंशियल, लाइफ इवेंट्स, पेरेंट्स, रिलेशनशिप एंड वर्क। ये सब डेमोग्राफिक्स में आता है। जैसे जैसे एग्जांपल के लिए एजुकेशन में चले गए तो उसमें क्या क्या आता है? एजुकेशन लेवल, फील्ड ऑफ स्टडी, स्कूल्स एंड अंडर ग्रेड ईयर्स। एजुकेशन लेवल में क्या क्या आता है कि वो क्या कर रहा है या क्या कर चुका है। ठीक है, जैसे कि डिग्री कौन सी हासिल कर दी है, कॉलेज ग्रेजुएट है, डॉक्टरेट डिग्री ले रहा है या ले चुका है, हाई हाई स्कूल ग्रेजुएट है, इन कॉलेज है, इन ग्रेड स्कूल है, इन हाई स्कूल है, मास्टर्स डिग्री कर रहा है, प्रोफेशनल डिग्री हासिल करी है, किसी कॉलेज में है, किसी ग्रेड स्कूल में है, किसी हाई स्कूल में है और अनस्पेसिफाइड है। तो ऐसे लोग जो अ, अपना एजुकेशन लेवल स्पेसिफाई नहीं किए हैं, राइट। उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी में अगर हम जाएं, फील्ड ऑफ स्टडी में, तो वी कैन सर्च द फील्ड ऑफ स्टडी। लेट्स से उसका फील्ड ऑफ स्टडी है योगा, सो योगा उसका फील्ड ऑफ स्टडी बन गया कि उसने योगा के ऊपर कुछ योगा इंस्ट्रक्टर का कुछ कोर्स किया है या वो इंस्ट्रक्टर है, राइट। योगा, योगा इंस्ट्रक्टर, ये सारे लोग, योगा टीचर ट्रेनिंग, सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर, योगा टीचर थेरेपी, योगा टीचर, योगा इंस्ट्रक्टर, राइट। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने इस फील्ड में स्टडी किया है, समझे। तो इस तरह से हम टारगेटिंग कर सकते हैं। स्कूल्स, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करना चाहता हूं, लेट्स से दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। सो दिल्ली पब्लिक स्कूल जितने भी अम, उसकी ब्रांचेस है उसमें, वो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि जिसने दिल्ली पब्लिक स्कूल में या तो पढ़ता है या जिसमें पढ़ा था वो, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। उसके बाद है अपग्रेड ईयर्स, यानी कि सॉरी अंडर ग्रेड ईयर्स लिखा है, अपग्रेड ईयर्स नहीं है, मैंने गलती की पढ़ने में। अंडर ग्रेड ईयर्स यानी कि जिनका एजुकेशन लेवल अनस्पेसिफाइड है, किया तो है बट अनस्पेसिफाइड है। उसने खुद ने नहीं लिखा है अपने फेसबुक में या अपने इंस्टाग्राम में अपनी एजुकेशन को, लेकिन बेटा ने अंदाजा लगाया है उसके
यूजर पैटर्न के हिसाब से कि अच्छा ये ग्रेजुएशन किया तो है या तो ग्रेजुएशन में गया तो था कॉलेज में, बट इसने अब तक लिखा नहीं है। ओके, तो ये आप टारगेटिंग कर सकते हो एजुकेशन लेवल पे। उसके बाद फाइनेंशियल, ये सब अब अभी हम डेमोग्राफिक्स ही सीख रहे हैं बाय द वे। डेमोग्राफिक्स के अंदर ही एजुकेशन था, और एजुकेशन के अंदर ही इतनी सारी चीजें थी, फील्ड ऑफ स्टडी और एजुकेशन और स्कूल ये सब। उसके बाद है फाइनेंशियल्स, यानी कि उसकी इनकम कितनी है उसके हिसाब से टारगेट कर सकते हो। उसकी इनकम कितनी है उसके हिसाब से टारगेट कर सकते हो। तो यहां पे देखो डेमोग्राफिक एजुकेशन में ये अपन जब भी डेमोग्राफिक एजुकेशन वाले में जाएंगे तो ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हाउस ऑफ होल्ड इनकम, जिनकी इनकम स्पेसिफिक कंट्री के लिए कितनी है उसके हिसाब से आप टारगेटिंग कर सकते हो। ओके, उसके बाद है लाइफ इवेंट्स। लाइफ इवेंट्स, तो लाइफ इवेंट में आप क्या क्या टारगेट कर सकते हो कि जो व्यक्ति अवे फ्रॉम फैमिली है, यानी कि वो पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए अपने फैमिली से दूर रहता है, वैसे लोग। अवे फ्रॉम होम टाउन, यानी कि जो जॉब करने के लिए या पढ़ने के लिए अपने होम टाउन से दूर है, वो हो सकता है फैमिली के साथ मूव हो गया है। अच्छा, आपको कंफ्यूजन होगा ये दोनों को लेके, मुझे भी हुआ था शुरुआत में। तो अवे फॉर फैमिली, अवे फ्रॉम फैमिली और अवे फ्रॉम होम टाउन लगभग सेम है, क्योंकि बंदा फैमिली से दूर कब जाएगा? या तो वो हायर स्टडीज के लिए किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाएगा, परिवार को छोड़ के दूर जाएगा, या तो कोई जॉब नौकरी के लिए दूर जाएगा। तो अगर जॉब नौकरी के लिए दूर जा रहा है तो अवे फ्रॉम होम टाउन वहां पे भी लागू होता है। लेकिन वो अवे फ्रॉम फैमिली और अवे फ्रॉम होम टाउन में फर्क क्या है कि अवे फ्रॉम फैमिली मतलब वो अकेला गया है, और अवे फ्रॉम होम टाउन मतलब अपना होम टाउन छोड़ के गया है, शायद अकेला नहीं गया है, शायद अपनी बीवी को लेके गया है, अपने बच्चों को लेके गया है, लेकिन माँ बाप को छोड़ के गया है। यानी अपने होम टाउन से, जो उसका ओरिजिनल होम टाउन था, उसको छोड़ के किसी और बड़े शहर में या किसी और शहर में, बड़ा या छोटा, किसी और शहर में नौकरी मिली है, वहां पे गया है। ठीक है, तो ये अवे फ्रॉम होम टाउन वो होते हैं, जो वो लोग होते हैं जो अपने फैमिली के साथ में भी रहते हैं बट वो अपने होम टाउन से दूर है। ओके, उसके बाद एनिवर्सरी को बहुत डिटेल में टारगेट कर सकते हैं कि जिसका एनिवर्सरी अगले 30 दिनों में आने वाला है या अगले अगले 60 दिनों में आने वाला है। तो जैसे मान लीजिए आपको ऐसा एक ऐड चलाना है जहां पे जो कंपनी है वो है ज्वेलरी कंपनी, और ज्वेलरी जनरली कब खरीदी जाती है? इन जनरली दो मौके होते हैं ज्वेलरी के। एक तो कोई अच्छा मुहूर्त आता है, जैसे धनतेरस हो गया या अक्षय तृतीया हो गया, या मतलब इस तरह के मुहूर्त होते हैं, तब ज्वेलरी को खरीदा जाता है। और दूसरा कुछ स्पेसिफिक इवेंट होते हैं, लाइफ इवेंट, जैसे कि एनिवर्सरी होना, एनिवर्सरी पे या एनिवर्सरी से थोड़ा पहले ज्वेलरी का ऑर्डर दिया जाता है, राइट, कि ये स्पेसिफिक डिजाइन की ज्वेलरी बनवाई जाती है। तो अब ये एनिवर्सरी टाइप का टारगेटिंग कब काम आता है? जब उसको लेके परचेस हो रही हो। जैसे ज्वेलरी का मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, सेम चीज कपड़ों में भी होता है कि कई बार मैचिंग कपड़े खरीदे जाते हैं एनिवर्सरी की पार्टी के लिए। तो आपको ये समझना होगा, एज अ एडवर्टाइजर बनना मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग इसीलिए बन जाता है क्योंकि वी गेट टू सी द एंटायर डिटेल माइक्रो लाइफ ऑफ द होल वर्ल्ड। हम बहुत डिटेल में सोच पाते हैं, ये चीजें मुझे पता नहीं थी, इतना गहराई में मैं सोचता नहीं था जब मैं ऐड नहीं सीखा था। तब जब मैं ऐड सीखा तो मुझे जिंदगी का नजरिया बदल गया कि मैं छोटी 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 चीजों को मार्क करने लगा, नोटिस करने लगा और याद रखने लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा भी बहुत आता है इसमें। जिसको इसमें मजा आता है ना, उसके लिए बहुत सुपर कैरियर बन सकता है इसमें, क्योंकि लोग इतना ज्यादा मेहनत करते नहीं है टारगेटिंग वगैरह में। करना चाहिए आपको, ठीक है? अगर ये करोगे तो बहुत ही क्वालिटी लीड्स आएंगी। सस्ता महंगा की बात नहीं कर रहा हूँ, समटाइम्स पैसे भी बचेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन जो लीड्स की क्वालिटी होगी, लीड जो आप जनरेट करोगे बहुत अच्छी क्वालिटी की होगी, और
आप जिसके लिए भी ऐड चला रहे हो उसमें सेल्स का इजाफा होगा। एंड ऑफ द डे हमारा गोल क्या है, वही तो हम चाहते हैं, राइट, कि सेल्स बढ़ जाए। तो यहाँ पे एनिवर्सरी को इस तरह से टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने कहा अवे फ्रॉम फैमिली को टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बोला बर्थ डेज, जैसे कि बर्थ का उसका मंथ कौन सा है, उस मंथ के हिसाब से टारगेट कर सकते हो। बर्थ का मंथ के हिसाब से टारगेट कर सकते हो। अच्छा, इसका एग्जाम्पल बताएंगे कोई, बर्थ मंथ का टारगेट क्यों किया जा सकता है? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप लोग चैट बॉक्स में लिखे। मैंने अभी एनिवर्सरी का ही एग्जाम्पल दिया था, उसके मिलता जुलता ही कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हो। और जो जो सूझ रहा है कि अब हम किसी का बर्थ मंथ जान के कौन सी प्रोडक्ट की एड चलाएंगे और क्यों, उसका बर्थ मंथ में क्यों चलाएंगे, या बर्थ मंथ जानना क्यों जरूरी हो जाता है, चैट बॉक्स में बताइए। आपका क्रिटिकल थिंकिंग या एड थिंकिंग समझते हैं, या फॉर डेकोरेशन, फॉर केक शॉप। बढ़िया एग्जाम्पल महफूज। और क्या क्या हो सकता है? सिर्फ केक शॉप और डेकोरेशन ही लगता है बर्थडे पे? एग्जैक्टली, ड्रेस भी लगता है, राइट। और क्या क्या लग सकता है, और कौन कौन सी एड्स हो सकती है? तो अगर आप दुनिया घूमते हो तो आपने देखा होगा कि हर रेस्टोरेंट में ये लिखा होता है कि वी प्रोवाइड पार्टी, बर्थडे पार्टी सर्विसेज। आपको पता है आजकल रेस्टोरेंट्स में ये स्टार्ट हुआ है कि रेस्टोरेंट को बुक कर लिया जाता है 1-2 घंटों के लिए, और वो अच्छी एक जगह होती है कि भाई खाना पीना भी वहीं पे हो जाएगा, गाना वाना भी बजा देंगे, केक कटिंग भी हो जाएगा, एक ही जगह पे अपने सारे दोस्तों को बुला लिया जाता है। तो आप देखोगे मैकडोनल्ड्स में, पिज्जा हट में, डोमिनोज में, हर जगह ये होता है बर्थडे सेलिब्रेशन वाला। ठीक है। दूसरा, पार्टी हॉल बुक करना, पार्टी प्लानर्स के लिए ऐड चलाना, राइट। तो जिसका बर्थ मंथ पता चल गया तो कितने सारे प्रकार के बिजनेसेस हैं जिसके लिए अपन टारगेट कर सकते हैं एड्स। ओके, डन। उसके बाद है अपकमिंग बर्थडेज। अपकमिंग बर्थडेज यानी ऐसे लोग जिनका बर्थडे अभी आने ही वाला है, विद इन अ मंथ, विद इन अ 15 days, राइट, अपकमिंग बर्थडेज। उसके बाद फ्रेंड्स ऑफ। फ्रेंड्स ऑफ का मतलब है अगर, अच्छा यहाँ पे इसको पढ़ के बताओ। हाँ, वीरेंद्र सिंह ने लिखा इवेंट मैनेजर। अगर किसी का बर्थडे है तो उसके फ्रेंड्स एंड फैमिली को हम उसके पसंद का गिफ्ट देने के लिए दिखा सकते हैं। वेरी गुड मनोज, ये फ्रेंड्स ऑफ के लिए लागू होता है मनोज। कि मान लो मेरा एक फ्रेंड है और उसका बर्थडे अगले 7 दिनों में आने वाला है, तो मे बी मैं सोच रहा हूँ ना मैं उसको क्या गिफ्ट दूंगा। अच्छा फ्रेंड है तो दूंगा, उसने मुझे दिया होगा तो मैं दूंगा, ऑफ कोर्स, राइट। तो ये फ्रेंड्स ऑफ, ये है फ्रेंड्स ऑफ मेन विथ अ बर्थडे इन नेक्स्ट 7 days और इन नेक्स्ट 30 days। ठीक है। तो वुमन है उसको टारगेट कर सकते, या मतलब जनरली क्या होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में होता है ना ये, कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बर्थडे आने पर कुछ गिफ्ट लेती है, और बॉयफ्रेंड तो मोस्टली भूल भी गया होगा उसका बर्थडे शुरुआत में, तो वो लास्ट के दिनों में ढूंढने निकलेगा कुछ गिफ्ट। लेकिन गर्ल्स इस मामले में क्या होती है, बहुत एडवांस होती है, वो महीना दिन पहले ही सोचने लग जाती है कि अच्छा इसको क्या गिफ्ट दूं। लॉजिकल गिफ्ट होता है उसका, फिक्स नहीं होता। जैसे बॉय को क्या है, 2-3 गिफ्ट ही पता है बॉय को लिए। अगर बॉय सोचने बैठे किसी के लिए गिफ्ट खरीदना तो बहुत लिमिटेड सोच होती है उसकी उस बारे में, लेकिन गर्ल का बहुत उसमें ये होता है। तो इसमें फ्रेंड्स ऑफ मेन विथ बर्थडे इन 7 days लोगे, और अगर वहां पे जेंडर में वुमन टारगेट कर लोगे तो ऐसे लोग, ऐसी लड़कियां जिसको अपने बॉयफ्रेंड के लिए गिफ्ट लेनी है, उसका टारगेटिंग हो सकता है। ठीक है। तो जैसे गिफ्ट कार्ड की कंपनी, गिफ्ट शॉप्स की कंपनी, गिफ्ट्स की कंपनी, इसके लिए ये सरप्राइज पार्टी वगैरह के लिए कर सकते हैं। ओके। उसके बाद है फ्रेंड्स ऑफ रिसेंटली मूव्ड। ऐसे लोग जिन्होंने रिसेंटली मूव किया है, यानी कि मेरा दोस्त मेरे साथ मेरे शहर में रहता था, मेरे साथ मेरे पड़ोस में रहता था, और अब उसको नौकरी मिल गई, वो और कहीं और चला गया,
वो मेरा फ्रेंड अभी भी है, लेकिन वो कहीं और चला गया। तो अब इसके लिए बताओ कि कौन सी टाइप की प्रोडक्ट या सर्विस की एड चल सकती है जिसका फ्रेंड ने रिसेंटली मूव किया है। थोड़ा सा टेढ़ा की रही है, सोचो, फिर भी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस हो सकता है जो जिसका एड इस टाइप की ऑडियंस को दिखाया जा सके। एग्जैक्टली exactly. महफूज ने लिखा मेमोरेबल गिफ्ट्स, तो ये होता है फ्रेंड्स ऑफ रिसेंटली मूव्ड, तो वो जब वापिस कभी कहीं मिलेंगे तो वहां पे उसके लिए इस तरह की प्रोडक्ट्स के लिए ऐड हो सकती है। फर्नीचर, होम डेकोर, बहुत सही लिखा आपने, परफेक्ट है ये। ठीक है, उसके बाद है फ्रेंड्स ऑफ वुमन विथ अ बर्थडे इन 7 days। तो यहाँ पे क्या हो गया, बॉयफ्रेंड, ये बॉयफ्रेंड या मतलब ऐसे फ्रेंड जो उसके फीमेल फ्रेंड के बर्थडे आने वाले हैं, फीमेल फ्रेंड का बर्थडे आने वाला है, सॉरी। यस, प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन भी सही है रिसेंटली मूव्ड वालों के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स ऑफ वुमन विद इन नेक्स्ट 730 days, फ्रेंड्स ऑफ पीपल विथ बर्थडेज इन अ मंथ, फ्रेंड्स ऑफ पीपल विथ बर्थडे इन अ वीक। ओके, उसके बाद है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, उसका रिलेशनशिप चल रहा है लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड किसी और शहर में रहती है और बॉयफ्रेंड कोई और शहर में रहता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, शायद पहले वो लॉन्ग डिस्टेंस नहीं था, बट बिकॉज आफ्टर कॉलेज नौकरी लग जाने की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बन गया। उसके बाद है न्यू जॉब, जिसकी नई नई नौकरी लगी है। अच्छा, ये न्यू जॉब लगी है, उसके लिए कौन सी टाइप की एड चलाई जा सकती है दोस्तों? क्रिटिकल थिंकिंग करो, कौन सी ऑडियंस के लिए आप ऐसी इस ऑडियंस के लिए कौन सी प्रोडक्ट या सर्विस फिट बैठती है जिसका नया नया नौकरी लगा है, लास्ट 6 महीने में जिसको नौकरी मिला है। एग्जैक्टली exactly, बहुत सही लिखा वीरेंद्र जी, इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जब नौकरी लगता है दैट इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, स्टार्ट इन्वेस्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ इटसेल्फ। दूसरा, न्यू हाउस, यस, वो भी हो सकता है क्योंकि नौकरी लगी है तो किसी और शहर में गया होगा, उसको रेंट पे या तो खरीदने पे मकान चाहिए रहेगा। सेविंग की एड, यस, इन्वेस्टमेंट इज अ सेविंग, बट परफेक्ट। और क्या, और क्या, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। यस, ऑफिस बैग्स, टिफिन बॉक्स, मील वार्मर, और क्या, और क्या, और क्या, और क्या, बाइक, एग्जैक्टली exactly, जिसकी नौकरी लगी है उसको अब बाइक चाहिए। परफेक्ट गीतम। और क्या, नया जॉब लगा है उसको कौन कौन सा और ऐड दिखा? LIC, जुबेर आपने सही लिखा, वो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट में आ चुका था, बट बहुत सही है कि LIC कमाना शुरू किया तो अपनी सिक्योरिटी करो, अपने लिए पॉलिसी खरीदो। एग्जैक्टली। न्यू क्लोथ्स, वेरी गुड, नया नौकरी है, अब नया नौकरी में कपड़े तो बढ़िया चाहिए ना, ऐसा इंप्रेशन जमाना है वहां पे। ठीक है, दूसरा महफूज, ट्रांसपोर्टेशन, यस, कि नई नौकरी में आने जाने के लिए कुछ तो ट्रांसपोर्टेशन टाइप की होगी, प्रोडक्ट्स उसके लिए। और क्या, टिफिन, यस लिख दिया आपने। और थोड़ा थोड़ा और डीपर सोचो कि अगर आपकी नई नौकरी लगती तो आपको कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती, किसी ने अब तक उस पर ध्यान नहीं दिया। नया लैपटॉप, जिससे कॉलेज किया था वो लैपटॉप अब नहीं चलेगा, वो ऑलरेडी मर पिट चुका है, 3-4 साल हो चुके हैं उसको। नया लैपटॉप खरीदेगा ना वो। दूसरा क्या नया खरीदेगा वो? लैपटॉप से मिलता जुलता उसका छोटा भाई, क्या खरीदेगा वो? मोबाइल, एग्जैक्टली exactly, मोबाइल और मोबाइल की एक्सेसरीज। शूज खरीदेगा, वीरेंद्र सिंह आपने लिखा, सही लिखा, मोबाइल, शूज भी खरीदेगा ऑफ कोर्स, बिकॉज ऑफ नया जॉब है तो ब्यूटीफुली उसको वहां पे रहना होगा। लेकिन यहाँ पे गेम ये है कि नया जॉब उसका लग चुका है,
तो अब उसमें हमें और भी चीजें टारगेट करनी पड़ेगी कि अच्छा नया जॉब लगा था, पहले से अमीर था कि अभी अमीर नहीं है, नया जॉब लगा है, अभी उसके हाथ में सैलरी आना शुरू हो गया है, तो अभी वो उस पैसों को कैसे इस्तेमाल कर रहा है, उड़ा रहा है या फिर उसको बहुत एकदम चाव चाव से उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है, खुद इस्तेमाल कर रहा है कि परिवार को दे दे रहा है। बहुत सारी और लॉजिक्स है, इस पे सोचने पड़ेंगे और उसके हिसाब से मल्टीपल टारगेटिंग करनी होगी। तो यहीं पे गेम शुरू होती है कि किसी एक टारगेट को टिक कर देने से ऐड चल नहीं जाती, उस टारगेट के साथ में उसका और बिहेवियर पैटर्न ढूंढने के लिए हमें और चीजें टारगेट करनी पड़ती है। जैसे न्यू जॉब के साथ साथ कितना कमाता है, किसको पैसा देता है, परिवार के साथ रहता है कि अकेला रहता है, पीजी में रहता है कि टिफिन का सर्विस खाता है, उसकी घर वाले खाना पका के खिलाते हैं या कहीं का टिफिन सर्विस यूज कर रहा है। बहुत सारी और चीजें हैं, यूवी प्रोटेक्शन ग्लास। एग्जैक्टली अगर जॉब लगा है तो हो सकता है कंप्यूटर वंप्यूटर का इस्तेमाल हो, तो वहां पे कंप्यूटर ब्लू लाइट फिल्टर वाले ग्लासेस, पहले तो चल गया कि ब्लू लाइट के फिल्टर के बिना ग्लासेस यूज करता था बिकॉज वो बजट नहीं था या इतना ज्यादा कंप्यूटर पे बैठता नहीं था, लेकिन अब तो 8 घंटा कंप्यूटर पे बैठना है तो उसके लिए ब्लू लाइट फिल्टर वाले ग्लासेस खरीदेगा वो। इवन मैंने भी खरीदे बट मुझे मजा नहीं आता उसको पहन के, तो मैं निकाल देता हूँ। उसके बाद है न्यू रिलेशनशिप, यानी अभी अभी रिलेशनशिप में आया है 6 महीने में। वो रिलेशनशिप हो सकता है सगाई हो या हो सकता है उसका लव हो, लव काइंड ऑफ हो, मतलब कि वो रिलेशनशिप में आया है। अब वो रिलेशनशिप किस प्रकार का, यानी ऑफिशियल रिलेशनशिप है, यानी कि अगर किसी का सगाई होना वो एक ऑफिशियल रिलेशनशिप है, मम्मी पापा ने परिवार ने मिलके करा होगा डिसाइड, राइट, तो वो भी एक रिलेशनशिप है। और एक वो रिलेशनशिप है कि लड़के लड़की में पेच लड़ गया और वो रिलेशनशिप में आ गए दोनों, ठीक है। तो न्यू रिलेशनशिप, इन लोगों के लिए कौन सी ऐड चला सकते हैं, सोचो। अभी थोड़ा जल्दी करेंगे बिकॉज ऑफ टाइम लिमिटेड है, मुझे बहुत कुछ सिखाना है, बट क्विकली लिखो कि अगर कोई बंदा न्यू रिलेशनशिप में आया है, कोई बंदी न्यू रिलेशनशिप में आई है, तो उसके लिए कौन सी ऐड चलाई जा सकती है, कौन सी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए ऐड चलाई जा सकती है। एग्जैक्टली गिफ्टिंग, सही है। और मोबाइल फोन, मोबाइल फोन रिंग्स, ये क्या होता है मोबाइल फोन रिंग्स, मुझे नहीं पता, मैं बूढ़ा हो गया हूँ क्या, मुझे ऐसी नई नई चीजें पता नहीं चलती। मोबाइल और रिंग्स अच्छा, मोबाइल और रिंग्स बोला मैं, मोबाइल फोन रिंग क्या होता है, मोबाइल और रिंग्स, यस रिंग्स खरीदते हैं लोग, मोबाइल खरीदते हैं लोग, परफेक्ट, शॉपिंग कराने जाते हैं। और एक चीज होती है होटल्स, होटल में जाते हैं, आपने थोड़ा गंदा नहीं सोचा लेकिन वो भी होता है, ठीक है, होटल्स ढूंढते हैं वो लोग मिलने के लिए, हाँ रोज, बुके, फ्लावर, ये सब खरीदते हैं, ठीक है। इनर रिलेशनशिप वाले लोग पार्क में जाते हैं, पार्क में बैठते हैं, फास्ट फूड काफे पे बहुत जाते हैं, कॉफी शॉप पे बहुत जाते हैं, कॉफी शॉप पे, राइट। तो ये इनर रिलेशनशिप वालों के लिए हो गया। उसके बाद है न्यूली एंगेज्ड, मतलब अब उनका एंगेजमेंट हो चुका है। रिलेशनशिप में होना और एंगेज होना तो दोनों अलग थोड़ी बात है, राइट। तो न्यूली एंगेज्ड यानी पिछले 1 साल में जिसका एंगेजमेंट हुआ है, उसके लिए भी उसी तरह के कुछ गिफ्ट शिफ्ट हो सकते हैं। उसके लिए कौन सा हो सकता है, अच्छा, न्यूली एंगेज जो 1 साल से एंगेज है या 1 साल हो चुका है या 1 साल होने वाला है, ऐसे लोगों के लिए कौन सी ऐड होती है, फोटोग्राफर्स, शादी की तैयारी, ये सब एड्स होती है ना उसके लिए, क्योंकि अब तो शादी होने वाली होगी। अब 6 महीना साल भर से ज्यादा कौन सगाई टिकाता है, इससे ज्यादा सगाइयां नहीं टिकती। एक जमाना था इंडिया में 3 4 5 साल सगाइयां टिकती थी, लेकिन अब तो सगाई होते ही 6 7 8 10 महीने में, 12 महीने में, 1.5 साल में मैक्सिमम शादी हो जाती है। तो अगर 1 साल होने आया है उसके एंगेजमेंट को, तो वो क्या कर रहा होगा, वेडिंग प्लानिंग कर रहा होगा, यस प्री वेडिंग शूट और बहुत सारी ऐसी खरीदी करने लगा होगा जो वेडिंग से रिलेटेड खरीदी है। होटल्स डिसाइड करने लगे होंगे, डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे कि क्या करेंगे, वो बहुत सारी चीजें, राइट। तो न्यूली एंगेज, अच्छा न्यूली एंगेज जिसको सिर्फ ही 3 महीने हुए होंगे, तो उसका भी थोड़ा डिफरेंट होता होगा कि 3 महीने हुए हैं तो
अलग कुछ तैयारियां होती होंगी और उसके हिसाब से एड्स चला सकते हैं। न्यूली एंगेज 6 मंथ्स, न्यूली वेड मतलब 1 साल हो चुका है शादी को या 1 साल होने वाला है शादी को, तो इन लोग के लिए भी कुछ अलग होती है एड्स, कुछ और प्रोडक्ट्स होते हैं। न्यूली वेड्स 3 मंथ, न्यूली वेड 6 मंथ्स, रिसेंटली मूव्ड यानी परिवार के साथ कहीं और गए हैं, कहीं और मूव हुए हैं, अपना किसी और शहर को छोड़ के किसी और शहर में गए हैं, तो इन लोग के लिए भी इसी तरह की जैसे मेड सर्विसेज हो गई, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो गई, फ्लैट बाई करना, फ्लैट रेंट पे लेना है, रियल एस्टेट, ये सब उसकी न्यू रिसेंटली मूव्ड के अंदर आता है। हालांकि वो तो मूव करने से पहले ही बंदा फ्लैट ढूंढता है, ऐसा नहीं होता कि मूव कर लिया फिर ढूंढता है, बट वो मूव करेगा वहां पे, पहले अकेले जाएगा, जैसे मान लो उसका नौकरी लगा तो परिवार को थोड़े दिन वहां पे छोड़ के जाएगा और फिर पहले जाएगा, अपना सेटल करेगा, बच्चों का एडमिशन कराएगा स्कूल का, तो उसका भी ऐड चला सकते हैं, स्कूल वूल का भी, ठीक है ना। उसके बाद पेरेंट्स, पेरेंट्स में ऑल पेरेंट्स के अंदर इतने प्रकार के पेरेंट को हम टारगेट कर सकते हैं। मान लो आपका प्रोडक्ट है वो किड्स के लिए है, तो उसमें हम पेरेंट्स को टारगेट कर सकते हैं कि जनरली किड्स का डिसीजन मेकिंग पेरेंट लेते हैं, तो पेरेंट ऑल, पेरेंट अप टू 12 मंथ्स, पेरेंट्स अप टू 12 मंथ्स, यानी कि जो 12 महीने के बच्चे के माँ बाप है वो पेरेंट, पेरेंट अप टू 12 मंथ मतलब अभी अभी पेरेंट बने हैं, जिस यानी कि उसका बच्चे का एज 12 महीना है या 12 महीने के आसपास का है। पेरेंट विथ एडल्ट चिल्ड्रन ऑफ 18 to 26 years, पेरेंट विथ अर्ली स्कूल एज चिल्ड्रन 6 से 8 साल वाले बच्चे, पेरेंट विथ प्री स्कूलर्स 3 से 5 साल वाले बच्चे, पेरेंट विथ प्री टीन्स 9 से 12 साल वाले बच्चे, पेरेंट विथ टीनेजर 13 से 17 साल वाले बच्चे, पेरेंट विथ टोडलर्स यानी कि 1 से 2 साल वाले बच्चे। तो हर प्रकार के एज ग्रुप के पेरेंट को टारगेट किया जा सकता है। उसकी एज कुछ भी हो सकती है, पेरेंट की एज 40 साल होगी, 35 साल होगी, 25 साल होगी, उसने कब शादी किया और कब डिसाइड किया बच्चा पैदा करने का उस पर निर्भर करता है, लेकिन उसको टारगेट इस हिसाब से किया जा सकता है कि उसका बच्चे की एज क्या है, उसके बच्चे की एज क्या है। और इसमें कई बार दोनों होता है, जैसे मैं इस प्री टीन्स का भी पेरेंट हूं और टीनेजर का भी पेरेंट हूं, क्योंकि मेरा एक बच्चे का एज XYZ है और दूसरे का XYZ है। मान लो दोनों के बीच 3-4 साल का गैप है, दो बच्चों के बीच, तो हो सकता हूं मैं दोनों का पेरेंट हूं, ठीक है। उसके बाद है, इसको फोल्ड कर देते हम पेरेंट्स को। उसके बाद है रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप स्टेटस में ये सारे हैं, जैसे एंगेज, जिसने अपना रिलेशनशिप स्टेटस ये डाला है कि मैं एंगेज हो चुकी, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। इनर रिलेशनशिप, इनर रिलेशनशिप मीन्स एंगेजमेंट नहीं हुई है बट रिलेशनशिप में है, ठीक है। मैरिड यानी वो मैरिड है, सिंगल यानी सिंगल है, और अनस्पेसिफाइड यानी उसने नहीं टिक किया है कि उसकी रिलेशनशिप क्या है। ओके, तो ये इस तरह से टारगेटिंग किया जा सकता है। उसके बाद है वर्क, तो वर्क में एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं टाटा, तो ये वो लोग हैं जो टाटा पावर में नौकरी करते हैं, ये वो लोग हैं जो टाटा स्टील में नौकरी करते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयर जिसका टाटा स्टील है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए RBI, हाँ RBI को टारगेट नहीं किया जा सकता, शायद गवर्नमेंट वो डेटा नहीं देती होगी इसके लिए, बट या गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट में नौकरी करने वाले लोगों को टारगेट किया जा सकता है। इंडियन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर को टारगेट किया जा सकता है। आई थिंक एम्प्लॉय को नहीं गवर्नमेंट देती होगी टारगेट करने के लिए। उसके बाद इंडस्ट्रीज, कौन सी इंडस्ट्री में है, लार्ज बिजनेस टू बिजनेस एंटरप्राइज एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज मतलब कि बड़े B2B कंपनी में जॉब करने वाले लोग,
एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज करने वाले लोग, आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग करने वाले लोग, आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग, आर्ट्स, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और मीडिया वाले लोग, बिजनेस डिसीजन मेकर्स, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस डिसीजन मेकर्स, बिजनेस एंड फाइनेंस, यानी उसका कैटेगरी ये है, उसकी इंडस्ट्री ये है जो बिजनेस एंड फाइनेंस हैंडल करती है, जैसे कि वो अकाउंटेंट है फलाडीन का, उस तरह के लोग, ठीक है। बिजनेस डिसीजन मेकर टाइटल एंड इंटरेस्ट, यानी कि उसका सीईओ है, मतलब उसका टाइटल में ही डिसीजन मेकर है, राइट। दूसरा है क्लीनिंग एंड मशीनिंग सर्विसेज, कम्युनिटी एंड स्कूल सर्विसेज, कंपनीज, कंपनीज फाउंडेड बिफोर 2000। देखो यहां तक का डिटेल टारगेटिंग हो सकता है कि ऐसी कंपनियां जो 2000 के साल से पहले चालू हुई थी, कंपनीज फाउंडेड बिटवीन 2000 एंड 2009, कंपनीज फाउंडेड बिटवीन 2010 एंड नाउ, कंपनी रेवेन्यू इतना कर रही है, कंपनी रेवेन्यू इतना कर रही है, कंपनी रेवेन्यू लेस देन दिस 1 million to 10 million, लेस देन 1 million, रेवेन्यू मोर देन 10 million, कंपनी साइज 1 से 10 एम्प्लॉय, 100 से 500 एम्प्लॉय, 11 से 100 एम्प्लॉय, कंपनी साइज मोर देन 500 एम्प्लॉय, कंपनी एंड मैथमेटिक्स, सॉरी कंप्यूटेशन एंड मैथमेटिक्स, कंपनी कंपनी पढ़ के कंपनी बोल रहा हूं सारा, कंप्यूटेशन एंड मैथमेटिक्स में काम करने वाले लोग, कंस्ट्रक्शन एंड एक्सट्रैक्शन, कंस्ट्रक्शन एंड एक्सट्रैक्शन में काम करने वाले लोग, अच्छा एक्सट्रैक्शन, पीपल रोल कंस्ट्रक्शन एक्सट्रैक्शन, एग्जांपल सर्विस टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन, ब्रिकलेयर, मैकेनिक, मशीन ऑपरेटर। ये मुझे एक्सट्रैक्शन शब्द का मतलब नहीं पता इस सेंस में, किसी को पता हो तो मुझे बता देना, बट कंस्ट्रक्शन मुझे पता है, और इसमें टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन, मशीन वर्क, मशीन वर्क मतलब कड़िया, इनको टारगेट किया जा सकता है। एक्सट्रैक्शन क्या होता है मुझे नहीं पता। हेलो सर, उसके रिलेटेड हो सकता है यहाँ पे, जैसे वो उसके बिल्डिंग रिलेटेड बांध ही रखी होगा, है मैं भी जिनके वही साथ। एज्यूम कर रहा हूं, लेकिन हाँ। एग्जैक्टली देखो मेरा एक ना खासियत ये रहा है कि मुझे जो शब्द ना समझ आए तो मैं मान लेता हूँ ये मुझे समझ नहीं आया, फिर मैं उस पर आधा घंटा रिसर्च करता हूँ, उसको मैं गूगल करूंगा, चैट जीपीटी करूंगा, उसके उसके डेफिनेशन पढ़ूंगा, डिक्शनरी में जाके ढूंढूंगा, बट इस सेंस में उसका क्या मतलब बनता है। कंस्ट्रक्शन एंड एक्सट्रैक्शन लिखा है तो मिलता जुलता तो होगा, लेकिन एग्जैक्टली एक्सट्रैक्शन शब्द का मतलब नहीं समझा, जब तक मैं उस शब्द का मसल मतलब नहीं समझूंगा ना तब तक छोड़ूंगा नहीं। ये आदत आपको भी रखनी है। आप ऐसे बहुत सारे शब्द देखोगे जब ये टारगेटिंग का सीखने बैठोगे, और आज का आपका होमवर्क भी यही है, आपको लिटरली जाके एक एक के अंदर घुस घुस के एक एक शब्द का मतलब ढूंढना है। तो अच्छा ये क्या है, कई सारे शब्द ऐसे ढूंढो पढ़ोगे जो नहीं समझ में आएंगे आपको। जैसे कि फॉरेस्ट्री, मुझे पता है फॉरेस्ट्री क्या होता है क्योंकि मैंने इससे पहले रिसर्च करा था, बट इसमें से कुछ लोग होंगे आपको जिसको नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली फॉरेस्ट्री क्या है। आप कहोगे फॉरेस्ट्री माने सर जंगल से रिलेटेड कुछ होगा, नहीं, इतना काफी नहीं है, उसके बारे में जानो एग्जैक्टली फॉरेस्ट्री में लोग करते क्या है, वो कौन से लोग होते हैं, उनका लाइफ कैसा होता है, वो क्या खरीदते हैं, क्योंकि हमें तो इसमें टारगेटिंग करना करते वक्त बहुत डिटेल में गहराई से समझना पड़ेगा ना। खाली ये जान लेना कि एक्सट्रैक्शन मतलब कुछ ऐसा शब्द होगा जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, उससे मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, मुझे तो उनकी लाइफ में घुसना है, मुझे उसकी लाइफ में बहुत घुसना है, तो मुझे नहीं पता है, मैं ढूंढूंगा ये एक्सट्रैक्शन क्या होता है। बट मैंने फॉरेस्ट्री एक हमारे क्लाइंट के एड चलाते समय ही मैंने डिटेल, मुझे नहीं पता चला ये फॉरेस्ट्री क्या होता है, मतलब वैसे पता चल गया कि फॉरेस्ट्री मतलब ऐसे लोग जो फॉरेस्ट का रिलेटेड कुछ काम करते हैं, राइट। बट क्या एग्जैक्टली कौन सा काम करते हैं वो लोग होते कौन है, ये जो फॉरेस्ट्री कैटेगरी में आते हैं। निकालना, एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकालना, लेकिन मैं शब्द का मतलब ऐसे नहीं पूछ रहा हूं, तो मुझे भी पता चल रहा है, इतना तो इंग्लिश मुझे भी आता है कि एक्सट्रैक्ट करना माने निकालना, तो एक्सट्रैक्शन माने निकालना ही होता है, लेकिन भैया वो कैसे लागू कैसे होता है, ऐड कैसे लागू होता है उसको,
सेपरेशन, वो क्या सेपरेट कर रहा है? सर वो तेल वगैरह निकालते ना, वो एक्सट्रैक्शन। हाँ, अब मेरे को बात समझ आई, एकदम परफेक्ट पकड़ा कि एक्सट्रैक्शन मतलब ऐसे लोग, जो लोग कुछ तो निकालते हैं किसी चीज में से। तो अब ये तेल निकालना एकदम बहुत सही है। खदान, खदान, यस, एक्सट्रैक्शन मतलब खदान, ये भी बहुत सही पकड़ा। अब मुझे समझ आया एग्जैक्टली कि एक्सट्रैक्शन का मतलब ये कि जो लोग सोना चांदी कोयला हीरे वगैरह निकालते हैं ना, वो एक्सट्रैक्शन। सेम उसमें और एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हो सकती है, जैसे कि आपने बोला तेल निकालना किसी चीज का, वो इंडस्ट्री है। ठीक है, अभी मेरे को समझ में आया। तो अब मुझे पता चलेगा कि अच्छा ये लोग तो कोयला खदान वाले हैं, अच्छा ये लोग तो डायमंड खदान वाले हैं, ये लोग गोल्ड सिल्वर माइनिंग करते हैं, ये लोग XYZ ऑयल माइनिंग करते हैं मे बी। ठीक है, ऑयल माइनिंग करते हैं। सो अब मुझे समझ आएगा उसकी उसकी लाइफस्टाइल क्या होगी, वो कहाँ रहता होगा, किस तरह का लोग होगा, किस तरह की सोच होगी। इतना गहराई से सोचना पड़ता है दोस्तों, इतना आसान नहीं है कि बस एक शब्द पढ़ा और कुछ कुछ तो होगा ऐसा मान के छोड़ दिया। नहीं, उस शब्द में घुस जाओ, उसको बहुत डिटेल में समझो, एक एक इसमें हर एक शब्द को पता होना चाहिए आपका क्या मतलब होता है इसका। ठीक है, फिर उसके बाद एजुकेशन एंड लाइब्रेरीज, फिशिंग, फार्मिंग, ये फूड वूड, ये सब ये उनकी कैटेगरीज है। ठीक है, IT डिसीजन मेकर्स, IT टेक्निकल सर्विस, इंस्टॉलेशन एंड रिपेयर सर्विस, लीगल सर्विस, लाइफ फिजिकल सोशल स्टडीज, मैनेजमेंट, मिलिट्री, प्रोडक्शन, सेल्स, वेटरन्स, जॉब टाइटल्स। उसके जॉब टाइटल के हिसाब से भी सर्च हो सकता है, जैसे कि CEO, CFO, CTO, राइट, उस तरह से फाउंडर, को फाउंडर, इस शब्दों से भी सर्च हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा फाउंडर, तो देखो फाउंडर आ गया, फाउंडर, फाउंडर, डायरेक्टर, CEO, को फाउंडर आ गया। राइट, तो इस तरह से भी हम टारगेटिंग कर सकते हैं। तो ये अपन कर देते हैं इंडस्ट्रीज को मिनिमाइज, वर्क को हमने कर लिया मिनिमाइज। अब तो यहाँ पे हमने ये सारा डेमोग्राफिक सीख लिया, एजुकेशन, फाइनेंशियल, लाइफ इवेंट, पेरेंट, रिलेशनशिप, वर्क। उसके बाद होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माने उसका पसंद, वो क्या चाहता है, वो क्या करता है, उसका इंटरेस्ट किस में है वो। तो इंटरेस्ट में बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज में, जैसे एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्ट है, एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है, एविएशन में इंटरेस्ट है। ठीक है, बैंकिंग में इंटरेस्ट है, बैंकिंग के अंदर स्पेसिफिक इंटरेस्ट है, डिजाइन में इंटरेस्ट है, डिजाइन में स्पेसिफिक, इकोनॉमिक्स में, इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है। जैसे डिजाइन में, डिजाइन की इंडस्ट्री में इकोनॉमिक्स देखता है, वो है डिजाइनिंग इंडस्ट्री में लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर है। ओके, इंजीनियरिंग में देखता है बट डिजाइन की इंजीनियरिंग करता है। ठीक है, तो ये डिजाइन के अंदर आता है ये सब। उसके बाद है ऑनलाइन। ऑनलाइन के अंदर हम जाएं अगर, ये ऑनलाइन, तो वो डिजिटल मार्केटिंग करता है, ईमेल मार्केटिंग करता है, या तो ईमेल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है उसको, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इंटरेस्ट रखता है, सोशल मीडिया में इंटरेस्ट रखता है। मतलब वो करता नहीं है शायद, बट उसमें इंटरेस्ट रखता है। समझ गए? जैसे मान लो एक बिजनेस ओनर है जिसको सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, वो खुद करता नहीं है क्योंकि उसको आता नहीं है, बट अगर आप अपने लिए ऐड चलाते हो अपनी लीड जनरेशन के लिए, तो ऐसे लोगों को ढूंढते जिनको सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट होता। ठीक है, जिसका इंटरेस्ट ऐसा होता सोशल मीडिया मार्केटिंग में, राइट, वेब होस्टिंग में जिसका इंटरेस्ट होता। ये इंटरेस्ट है, ये उसकी इंडस्ट्री नहीं है, ये उसका फील्ड ऑफ स्टडी नहीं है, ये उसका स्पेशलिटी नहीं है। ठीक है, उसके बाद है पर्सनल फाइनेंस। तो रियल एस्टेट, रिटेल, सेल्स, किस में इंटरेस्टेड है? ठीक है, वो सेल्स में इंटरेस्टेड है, साइंस में इंटरेस्टेड है, स्मॉल बिजनेस, ये ऐसे लोग जिनका खुद का बिजनेस है, धंधा है, या इतना स्मॉल बिजनेस करना चाहते हैं, या जिनका इंटरेस्ट है स्मॉल बिजनेस। उसके बाद है एंटरटेनमेंट, यानी कि उसको कौन सा गेम पसंद है, कौन सी टाइप का गेम पसंद है,
उसको फिजिकल गेम पसंद है या फिर ऑनलाइन गेम पसंद है, ठीक है, सिमुलेटर गेम पसंद है, स्पोर्ट्स गेम्स पसंद है, वीडियो गेम में स्पोर्ट्स गेम, हाँ, वर्ड गेम पसंद है, ये सारे हो गए। उसके बाद है उसको लाइव इवेंट कैसे पसंद है एंटरटेनमेंट के लिए। बैले पसंद करता है, बार में जाता है, नाइट लाइफ में जाता है। तो अच्छा, ये बार नाइट लाइफ के लिए अभी अभी हम लोग ने एक ऐड चालू किया था, उसमें काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट रहा कि जो लोग थाईलैंड, मलेशिया, पटाया जाते हैं वो लोग बार में, क्लब में और नाइट लाइफ में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छी नाइट लाइफ है, वहां पे बहुत अच्छा क्लब्स वगैरह है। इंडिया में भी है बट उस लेवल का नहीं है जितना वहां पे है, उतने ज्यादा नहीं है जितना वहां पे है, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ दारू पीने को जाते हैं क्लब में लोग, लेकिन वहां पे तो क्लब में पूरा डिस्को प्रॉपर, मतलब एक प्रॉपर नाइट लाइफ होती है। दारू पीना अपने आप में एक छोटा सा काम है, बट उसके अलावा भी बहुत कुछ है वहां पे, एंटरटेनमेंट, बहुत सारी मतलब गेम्स। आप देखोगे आपको यकीन नहीं होगा, ऐसे ऐसे क्लब्स है दिन में भी खुले रहते हैं, वहां पे कोई बंजी जंपिंग हो रही है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है क्लब में। बंजी जंपिंग नहीं, क्या कहते हैं उसको, वो नहीं होता जो दीवार पे चढ़ते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग हो रही है। ऐसे ऐसे क्लब्स है वहां पे। तो उसके लिए इस तरह के टारगेट किया जा सकता है। जैसे कंसर्ट में जाना पसंद है लोगों को, जैसे मान लो होता है ना वो सनबर्न वगैरह, गोवा सनबर्न, ये वो, तो उसके लिए भी लोग जाना पसंद करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इन शब्दों को पकड़ो और उसके ऊपर रिसर्च करो कि ये होता क्या है, कहाँ होता है, उसको देखो, उसको जीने का ट्राई करो कि यार ये कॉन्सर्ट होता क्या है, कितने प्रकार के कॉन्सर्ट होते हैं, कॉन्सर्ट में किस तरह का सिटिंग व्यवस्था होता है, कॉन्सर्ट में किस तरह की सिचुएशन होती है कि आगे की टिकट कितने की होती है, पीछे की और एकदम लास्ट की कितने की होती है, कॉन्सर्ट की टिकट कौन कौन सी वेबसाइट पे मिलती है, ये पूरा डिटेल में आपको रिसर्च करना चाहिए, जस्ट फॉर फन, जस्ट टू नो। मे भी आप शायद कभी कंसर्ट का एड नहीं चलाने वाले हो, बट यू नेवर नो, बट आपको पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। मजा आएगा सचमुच में, बहुत इंटरेस्टिंग काम है, पकड़ लेना, और उसके बारे में वीडियोस ढूंढो, उसके बारे में रिसर्च करो, मजा आएगा, ठीक है। उसके बाद है डांस हॉल्स, या मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे डिस्कोथेक्स हम जिसे कहते हैं, डांस हॉल्स, म्यूजिक फेस्टिवल्स। मैं भी डांस हॉल्स सोच रहा था पहले ये कुछ अलग होता होगा, फिर मुझे पता चला रिसर्च करके कि ये वो डिस्कोथेक ही होता है ये, ठीक है। उसके बाद म्यूजिक फेस्टिवल्स, तो ऐसे फेस्टिवल जैसे गोवा सनबर्न, गोवा सनबर्न जो होता है दिसंबर आसपास होता है, आई थिंक 25 के आसपास होता है, और वो बहुत लंबा इवेंट होता है, बहुत दिनों का इवेंट होता है और हर दिन इवेंट होता है, और एक स्पेसिफिक 25 तारीख को तो मतलब क्रेजी ही हो जाता है एकदम। तो वो म्यूजिक फेस्टिवल होता है वहां पे, बहुत बड़े, जैसे कोल्ड प्ले आ गया, शकीरा, या मतलब शकीरा तो ठीक है बहुत बढ़िया, बट उस तरह के कोल्ड प्ले जैसे सिंगर्स आते हैं और वो फिर वहां पे ये करते हैं, ठीक है, म्यूजिक फेस्टिवल करते हैं। नाइट क्लब बार्स, तो यहाँ पे ऊपर एक बार आया था, ये बार और ये नाइट क्लब, ये दोनों अलग है, ठीक है। ये नाइट क्लब जो होते हैं वो मतलब डिस्कोथेक एंड बार दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और खाली बार है उसमें हो सकता है कि डिस्कोथेक ना हो, वहां पे सिर्फ डांस बार हो, जहां पे आप डांस नहीं कर रहे हो, कोई डांसर है वो डांस कर रही है, ठीक है। उसके बाद है पार्टी इवेंट, उसको पार्टी में जाना बहुत अच्छा लगता है। प्लेस, परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो ये है ऐसे, मैं पहले मुझे भी लगा था ये प्लेस क्या होता है, फिर पता चला अच्छा ऐसे नाटक जो हमारे गुजरात में भी होते हैं, आप देखो ना टाउन हॉल में होता है ना वो प्रोग्राम, जहाँ पे ऐसा कुछ रोमियो जूलियट काइंड ऑफ प्ले जो होता है, जहाँ हमारे यहाँ पे होता है जैसे करसन काका करे धमाल, ऐसा गुजराती नाटक होते हैं। तो प्लेस माने नाटक, ठीक है, जो नसीरुद्दीन शाह जो अपना करता था ना अपने कैरियर की शुरुआत में, वो जिसे स्टेज स्टेज आर्टिस्ट लोग करते हैं वो। कठपुतली नहीं नहीं नहीं, उसे नहीं कहते, कठपुतली अलग चीज हो गया शायद। प्लेस मतलब कि टाउन हॉल के अंदर ऐसा रियल आपके सामने रियल कैरेक्टर्स, रियल एक्टर्स एक्टिंग करके कुछ नाटक करते हैं ना जो, उसे प्लेस कहते हैं, ठीक है। हाँ, ड्रामा, ड्रामा, एग्जैक्टली ड्रामा, तो उसे प्लेस कहते हैं। उसके बाद थिएटर, ये भी एक प्रकार का प्ले होता है, जैसे नसीरुद्दीन शाह जो करता है उसे थिएटर कहते हैं,
हाँ, कपिल शर्मा का शो आप देखने गए, वो प्लेस में आएगा, वो थिएटर में नहीं आएगा। लेकिन नसीरुद्दीन शाह का कोई प्ले देखने किसी थिएटर में हुआ था, उसे थिएटर कहते हैं। सो थिएटर माने लाइव वाला, हाँ, पिक्चर वाला नहीं। थिएटर में आप पिक्चर देखने भी जाते हो जो पहले से रिकॉर्ड की हुई होती है, लेकिन ये थिएटर माने वो वाला थिएटर जहां पे रियल कैरेक्टर्स रियल लाइफ में आके परफॉर्म करते हैं। ठीक है। उसके बाद हो गया मूवीज। तो ये वो हो गया जैसे थिएटर में पिक्चर देखने गए, लेकिन उसमें कौन सी टाइप की पिक्चर पसंद है इस व्यक्ति को, जैसे कि एक्शन मूवीज, एनिमेटेड मूवीज एंड ब्ला ब्ला। ठीक है, बहुत टाइप की मूवीज होती है, मूवीज। उसके बाद है म्यूजिक। कौन सी टाइप का म्यूजिक पसंद करता है ये बंदा, क्लासिकल म्यूजिक सुनता है कि हिप हॉप सुनता है कि इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सुनता है कि हेवी मेटल सुनता है, या रिदम्स सुनता है, या पॉप म्यूजिक सुनता है, या रॉक म्यूजिक सुनता है, या सॉल म्यूजिक सुनता है। तो अब आपको यहाँ पे ना ये रिसर्च करना होगा, ये सचमुच में बता रहा हूं। हाँ, आप लोग सीरियसली लेना इस टास्क को, इस होमवर्क को, कि इन एक एक शब्द पे जाके जितना भी आधा घंटा 1 घंटा रिसर्च करो। रोज का इसको आदत बना लो कि मैं इसमें घुसूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, इसमें देखूंगा कि कौन कौन सी टारगेटिंग ये दे रहा है, और फिर उसपे अच्छा देखो, आपको समझना होगा ये सोल म्यूजिक होता क्या है। ढूंढो, सोल म्यूजिक ढूंढो और उसके 5-10 गाने सुनो, फिर पता चलेगा अच्छा इस तरह के गाने कौन सुनता होगा। पूछो लोगों से कि ये गाना आपने सुना है क्या, आपको कौन सा गाना पसंद है। आपके आसपास के आपके दोस्तों को कॉल कर करके पूछो आपकी 5 फेवरेट गाने लिखाओ। वो बोलेगा पागल हो गया है क्या, उसको बोलो पागल हो गया हूँ, 5 गाने फेवरेट लिखा। चल, बंकस मत कर, जल्दी से 5 गाने फेवरेट लिखा। लिटरली आपको लोगों को जानना है, और वो करना पड़ेगा, पागलों की तरह करना पड़ेगा। उसमें कुछ बुरा भी नहीं है। आपने किसी को उसके 5 गाने फेवरेट गाने पूछे तो वो भी एक्साइट हो जाएगा, शायद साला ये मेरी सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहा होगा, ये फलाडीम का। भले ही फिर आप मत दो, फिर टाइम टाइम फिक्स कर दो उसको, लेकिन जान लो। ठीक है। तो आप ये करना होगा। आप में से कितने लोगों को आपके पापा का फेवरेट गाना पता है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। पापा अभी है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, मे बी अभी नहीं है, मे बी अभी भी है आपके साथ, अभी आप पापा के साथ नहीं रहते, शादी हो गई, वट एवर, बट आपके पापा तो होंगे ही, रहे ही होंगे कभी ना कभी। किसी का ट्रेजेडी हो गया था शुरुआत में तो अलग बात है, बट मोस्ट ऑफ लोगों के तो होंगे ही। तो आपको आपके पापा का फेवरेट गाना नहीं पता, इसी क्योंकि किसी ने मी नहीं लिखा इसके लिए लिख रहा हूं मैं, तो भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, बस किसी ने मी नहीं लिखा इसके लिए पता होना चाहिए ना। मम्मी का फेवरेट गाना किसको पता है? यार आप लोग अपने परिवार का नहीं जानते, दुनिया का क्या ही जान लोगे। मार्केटिंग में तो ये होता है ना, कि आपको दुनिया को जानना है, दुनिया की सोच को जानना है, घर की ही नहीं जाने आपने। 2 लोग को पता है बस, खाली 24 में से 3 लोग को, 2-3 लोगों को, बहुत कम है ना दोस्त, सोचना पड़ेगा उसके बारे में। पापा का, मम्मी का फेवरेट गाना, लाइफ पार्टनर का फेवरेट गाना। लाइफ पार्टनर का तो फिर भी पता ही होता है लोगों को, मोस्टली मोस्टली इसलिए पता ही होता है। दोस्तों का फेवरेट गाना, पीयर्स का, अपने साथ जो रहते हैं, आपके साथ जॉब करते हैं, आपके साथ ये काम करते हैं, उसका फेवरेट गाना। जैसे मान लो बालाजी और सुखचैन दोस्त है, तो एक दूसरे का फेवरेट गाना पता होना चाहिए। इससे आपको पता है, लगता है आपको लगता है ये वो छोटी बात है, नहीं ये छोटी बात नहीं है, इससे आपका ये ज्ञान बड़ा हो रहा है, आपको ओवरऑल आपकी आपकी सोचने की क्षमता बढ़ रही है, आपकी रिक्चुअल स्किल बड़ी हो रही है, आपकी इमेजिनेशन बड़ी हो रही है, और आप बहुत चीजों के बारे में जान रहे हो। आपको अच्छा लगे या ना लगे, एक बार ढूंढो तो सही है, रॉक म्यूजिक होता क्या है, रिदम एंड ब्लू म्यूजिक होता क्या है। ढूंढो उसके बारे में, 5-10 गाने ढूंढ के सुनो, किसी और को सुनाओ, फिर देखो अच्छा ये किस तरह के लोग जनरली पसंद करते होंगे। अच्छा, जनरली आपके दादाजी रॉक म्यूजिक पसंद करते होंगे क्या? हाँ, चांस कम है ना, हेवी मेटल म्यूजिक वगैरह चांस कम है। करते भी हो सकता है किसी, ऐसा नहीं है, किसी के दादाजी होंगे ऐसे, उनको अच्छा अच्छा लगेगा, आप बता ये है अच्छा, क्योंकि बहरे हो गए हैं तो उनको वैसे भी कम सुनाई दे रहा है, तो उनको टक 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 अच्छा लग रहा है, तो हो सकता है, लेकिन इन जनरल तो नहीं होगा ना ऐसा। तो अब हमें ये बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है,
अब हमें इसको इंडियनाइज करना सीखना होगा। यहाँ तो हिंदी म्यूजिक लिखा ही नहीं है, यहाँ पे तो ये लिखा ही नहीं है कि भैया अमिताभ बच्चन के गाने, तो क्या करूं? तो उसको टारगेट करने के लिए क्या करोगे? अगर मान लो ऐसा कोई प्रोडक्ट का ऐड करने लगा, करना पड़ा या करना है, तो कैसे करो? तो उसके लिए सोचना होगा। उसके बाद है रीडिंग। जैसे वो कौन सी प्रकार के बुक्स पढ़ता है, बुक्स पढ़ता भी है या नहीं पढ़ता है, ई बुक्स पढ़ता है कि फिजिकल बुक्स पढ़ता है, लिटरेचर पढ़ता है कि कॉमिक्स पढ़ता है, फिक्शनल बुक पढ़ता है कि मैगजीन पढ़ता है, एनिमेशन एनिमे कैरेक्टर्स पढ़ता है या मिस्ट्री फिक्शन पढ़ता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है या नहीं पढ़ता है। तो ये सारे टारगेटिंग हो सकते हैं। उसके बाद टीवी है, तो टीवी गेम शोज देखता है, टीवी रियलिटी शोज देखता है, टीवी टॉक शोज देखता है। उसके बाद है फैमिली एंड रिलेशनशिप। फैमिली सोशल कॉन्सेप्ट उसको अच्छा लगता है। फादरहुड में है या तो फादरहुड में जाने वाला है, फ्रेंडशिप में है या तो जाने वाला है, मैरिज मैरिड है या मैरिड होना चाहता है। मैरिड होगा तो वो मैरिड अलग कैटेगरी है, ये मैरिज में उसको इंटरेस्ट है, वो वाला बंदा। उसके बाद है मदरहुड। ठीक है, तो मदरहुड मींस जो मदर बनी नहीं है, बनने वाली है, ऐसी लोग भी हो सकते हैं। जो मदर बन चुकी है, अब मदरहुड को एंजॉय कर रही है, ऐसी लोग भी हो सकती है। तो आप उसको इस तरह से टारगेटिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे ना एक ब्यूटीफुल बात है, यू कैन एक्सक्लूड सम थिंग्स। जैसे मान लो मेरे को ऐसे लोगों को टारगेट करना है जो मदरहुड में इंटरेस्ट है बट मदर बने नहीं है, और वुमन को टारगेट करना है, तो मैं कैसे करूंगा कि मैं ये मदरहुड को टिक कर लूंगा, मैं यहाँ पे वुमन को टिक कर लूंगा, और मैं यहां से डिफाइन फर्दर में जाके यहां से न्यूली मैरिड कर लूंगा। क्यों? क्योंकि अब मैरिज हुई है, अब वो मे भी सोच रहे होंगे व्हाटएवर। अब वो डिपेंड करता है, गांव में अलग वो चीज होती है, शहरों में ऐसा होता है कि शादी के 10 साल बाद सोचते हैं बच्चा पैदा करना। तो डिपेंड करता है, लेकिन मैं उस एज ग्रुप को वहां से ढूंढूंगा, उस एज ग्रुप का सोच को ढूंढूंगा, और उसके हिसाब से फिर यहाँ पे एक्सक्लूजन मारूंगा या दो चीजों को मैच करूंगा कि ऑल्सो एंड ऑल्सो मस्ट मैच। यानी कि जो मदरहुड में इंटरेस्टेड है और प्लस मस्ट मैच दिस एज ग्रुप, इतना टाइम हुआ होना चाहिए उसकी शादी का, तो मुझे अंदाजा लग जाएगा कि अच्छा ये लोग इसमें नहीं है, मतलब ये मैरिड तो है बट ये भी पेरेंट नहीं है, पेरेंट बनना चाहते, मदरहुड में जाना चाहते। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू टारगेट द थिंग्स। इसमें बहुत सारा और टारगेटिंग भी है, तो हम यहाँ पे जाते हैं ब्राउज में वापस। इंटरेस्ट में थे हम लोग, वहां से फैमिली एंड रिलेशनशिप में थे, मदरहुड तक पहुंचे थे। उसके बाद है पेरेंटिंग, यानी पेरेंटिंग में इंटरेस्ट है या तो पेरेंटिंग कर रहे हैं। तो मोस्टली तो पेरेंटिंग में इंटरेस्ट पेरेंट्स को ही होता है, पेरेंट बनने के बाद ही वो पेरेंटिंग के लिए सीखना शुरू करते हैं, उससे पहले कभी भी वो नहीं सोचते हैं कि अच्छा बच्चे के लिए क्या करेंगे कि ये हो। अच्छा बच्चा प्लान करेंगे तब होगा, शादी हो जाने के बाद बातें करेंगे, बट इन जनरल पेरेंटिंग का मतलब हो गया पेरेंट जब बच्चा बन गया, बच्चा आ गया, उसके बाद में पेरेंटिंग का वो स्टार्ट होते हैं। उसके बाद है वेडिंग, वेडिंग के बारे में सोच रहे हैं, वेडिंग का प्लानिंग कर रहे हैं, वो सब इसमें आते हैं। ठीक है, उसके बाद है फिटनेस एंड वेलनेस। तो यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट है, फिजिकल एक्सरसाइज में इंटरेस्ट है, फिजिकल फिटनेस में इंटरेस्ट है, रनिंग में इंटरेस्ट है, वेट ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है, योगा में इंटरेस्ट है, ये सब लोग। ठीक है, फूड एंड ड्रिंक्स, तो अल्कोहल में इंटरेस्ट है, बियर में इंटरेस्ट है, वाइन में इंटरेस्ट है। अच्छा इससे भी काफी फर्क पड़ता है कि बंदा बियर में इंटरेस्ट है तो अलग प्रकार का बंदा होगा, वाइन में इंटरेस्ट है तो अलग प्रकार की सोच वाला बंदा होगा। समझ गए? ये दोनों अलग टाइप के लोग होते हैं। बियर बार पे जाके वाइन मंगा के पीने वाला बंदा की सोच अलग होगी, और बियर मंगा के पीने वाला बंदा की अलग होगी। घर पे ले आके बियर पीने वाले लोगों की सोच अलग होगी, और वाइन मंगा के पीने वाले की सोच अलग होगी।
बियर वाला बंदा थोड़ा केयरलेस हो सकता है। मतलब मैं जस्ट इसे एकदम लूजली ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ये सब कुछ सच नहीं होता जो मैं बोल रहा हूँ। ये हर व्यक्ति अलग है, इसके लिए एग्जैक्टली सही सटीक नहीं होता। बट मैं आपको लूजली ट्रांसलेट कर रहा हूँ कि वाइन मतलब कि वो ना केयर वाला बंदा, उसको पता होगा वाइन की क्या लॉजिक है। और वाइन कंपेरेटिवली महंगी होती है बियर से। और वाइन में तो इतनी इतनी महंगी बियर आती है कि घर बिक जाए, सॉरी इतनी इतनी महंगी वाइन बोतल्स आती है कि घर बिक जाए। प्लस वाइन अगर घर में रख रहा है, जैसे घर में वाइन रख रहा है, तो उसके पास वाइन सेलर होगा, या उसको वाइन रखने का स्पेसिफिक चीज होगा। आपको पता है वाइन रखने का एक स्पेशल फ्रीज आता है जो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वाइन को स्टोर करके रखता है। आई थिंक 5 या 7 डिग्री कुछ होता है, आई डोंट नो। बट उसके बारे में रिसर्च करना होगा आपको कि वाइन होती क्या है, इसको कहाँ रखते हैं लोग। ये बार में जाके पीने वाले लोग वाइन के कैसे होते हैं, और घर में रखने वाले लोग कैसे होते हैं। वाइन रखने का स्पेशल सेलर बनता है या स्पेशल फ्रीज आता है, जिनके पास सेलर बनाने की जगह नहीं होती वो लोग के लिए। ठीक है, क्योंकि वरना वो खराब हो जाएगी। वो ऐसी एक चीज है क्योंकि वो फ्रूट बेस्ड आइटम है, इसके लिए खराब हो जाएगी वो। बियर के बारे में, जब मैं बियर के बारे में रिसर्च कर रहा था, मैंने इतना यह तक जाना कि मुंबई में किस तरह की बियर, अभी एक ना लाइव बियर मिलती है, एकदम आपके सामने बनाते हैं, लाइव बियर बोलते हैं उसको। लाइव बियर की शॉप्स खुली है आजकल, तो मैं उसके बारे में रिसर्च करा। लिटरली जब गया था तो 2-3 जगह पे विजिट भी किया मैंने। हालांकि मैं दारू नहीं पीता हूँ, बट मैं बियर पीता हूँ। जब भी वहां जाता हूँ, तब गुजरात में तो मिलती ही नहीं है तो नहीं पीता हूँ। बट वहां जाता हूँ तो जस्ट फॉर एन टेस्ट, ऐसा मतलब समझने के लिए, कोई शराबी हो जाने के लिए नहीं। बट मैंने वहां पे पी थी। और मैंने वो लाइव बियर अलग अलग फ्लेवर्स की मिलती है, तो उसके बारे में मुझे पता चला। अच्छा, वहां पे तो लेडीज क्लाइंट भी इतने सारे आ वो थे ना, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, गुआवा फ्लेवर, कितने सारे फ्लेवर लाइव, मतलब वीप एंड हैपनिंग। तो वहां जाके मुझे मेरी सोच खुली, पता चला यार ये मैं जो सोचता था कि यार लड़कियां बियर बार में नहीं जाती, ये तो गलत है। और अच्छे घर की फैमिली जाती है वहां, लिटरली फैमिली, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ वो बिगड़ी हुई लड़कियां, बिगड़े बाप की औलाद, वो नहीं, लिटरली अच्छी लड़कियां। क्योंकि उसको बुरा नहीं माना जाता, उस कल्चर में उसको बुरा नहीं माना जाता। हमारे जैसे हमारी सोच में ये था कि यार ये तो बहुत बुरा है, एक तो लड़की शराब पिए, वो भी बियर बार में जाके अकेली पिए, तो बुरा। मेरी सोच थोड़ी संकुचित सी थी, वहां जाके खुली मेरी। उसके बाद से मैंने जो एड्स में सोचना स्टार्ट किया वो अलग प्रकार का किया। तो इसके लिए मौका मत छोड़ो, ट्राई करो कि ऐसी चीजों को एक्सपीरियंस कर सको। नो डाउट, अगर आपको लगता है कि नहीं बियर पूरी पीना बुरी बात है, मत पीना। जाके जा तो सबकी सकते ही हो, वहां पे भी कोल्ड ड्रिंक मिलता है, कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर सकते हो। मतलब लाइफ को वहां पे जीना है, जाना है। वहां 5 लोगों की बातें जैसे जब टाइम पास सुनो, कौन सी टाइप की बातें कर रहे हैं, क्या चीजें कर रहे हो, क्यों, क्या सेलिब्रेट करने आए हैं, सेलिब्रेट करने आए हैं कि गम भुलाने आए हैं, क्या चीज है। हर प्रकार के लोगों को जानना होगा। उसके बाद बेवरेजेस में, तो उसको जूस पसंद है कि एनर्जी ड्रिंक्स पसंद है, कॉफी पसंद है कि सॉफ्ट ड्रिंक पसंद है, टी पसंद है। तो ये चीजों को टारगेट कर सकते हो आप। कॉफी पीने वाले लोग कैसे होते हैं, बाहर जाएंगे तो कॉफी पियेंगे, घर पे चाय पीते हैं, ऐसे भी लोग मिल जाएंगे। या घर पे भी कॉफी ही पीते हैं, ऐसे भी लोग मिल जाएंगे। ठीक है, से जैसे है एग्जाम्पल मेरे इसमें, मेरी पहचान में कुछ लोग जो घर पे चाय ही पीते हैं, मुझे पता है, लेकिन बाहर जाएंगे तो चाय नहीं मंगाएंगे, कॉफी मंगाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा स्टेटस जैसा लगता है ना कॉफी ऐसा। ठीक है, तो आई डोंट नो, कुछ साइकोलॉजिकल है रीजन उसका, ऐसे है लोग। तो उसके लिए जब टारगेटिंग करूंगा तो मुझे पता चलेगा, मतलब उसको टिकट टारगेटिंग करने में मेरे को एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि मेरी ऑडियंस किस तरह का झुकाव रखती है, क्या चीजें पसंद करती है। जैसे मैं अगर मान लो कि चाय की एड करना चाहता हूं, तो मैं कॉफी ड्रिंकर को भी टारगेट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि कॉफी ड्रिंकर्स भी चाय पीते हैं, शायद घर पे तो वो भी चाय ही पीते हैं। समझे, ये जानना पड़ता है। वरना आपको लगेगा सर चाय की ऐड कर रहे हो, कॉफी का ऑडियंस क्यों लगाया। लेकिन वो गहराई में सोच के उतरोगे उसमें, तो पता चलेगा कि नहीं यार, ये कॉफी बाहर जाते तब पीता है, घर पे इतना ज्यादा कॉफी नहीं पीते हैं, घर पे चाय पीते हैं। ठीक है, उसके बाद है कुकिंग, उसके ऊपर टारगेटिंग हो सकती है। देखा ना, कितने लोगों को पता था कि इतना कुछ होता है इसमें टारगेटिंग में। कितने लोगों को ये वाव लग रहा है, टाइप वाव इन द चैट बॉक्स। यार ये तो मतलब दिमाग फट जाए इतना चीजें हैं इसमें। कितनी सारी चीजें हम टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि वो बेकिंग में इंटरेस्टेड है, रेसिपीज में इंटरेस्टेड है,
उसको टारगेट कर सकते हैं। उसको कौन सी टाइप का क्यूजीन पसंद है, किस तरह का फूड पसंद है, जैसे कि फ्रेंच फूड क्यूजीन पसंद है, इटालियन पसंद है, चाइनीज पसंद है, कौन सी टाइप का पसंद है, जापानीज पसंद है, कोरियन पसंद है, थाई पसंद है। ठीक है। उसके बाद फूड है, बारबेक्यू पसंद है, डेजर्ट पसंद है, ऑर्गेनिक फूड पसंद है, सी फूड पसंद है, वेजिटेरियनिज्म। तो वो होता है ना, कुछ लोग वो वीगन वीगन जिसे कहते हैं, वीगन एकदम वेजिटेरियनिज्म होते हैं, वो लोग दूध भी नहीं पीते। वो लोग दूध पीते हैं बट गाय का या भैंस का दूध नहीं पीते, वो आलमंड मिल्क पीते हैं। और कौन सा मिल्क होता है, दो चार टाइप के मिल्क होते हैं। जब मैंने ये शब्द के ऊपर रिसर्च किया तो बहुत पता चला मुझे दुनिया के बारे में कि हम तो सारा कुछ नहीं है, कैसा लोग जी रहे हैं, कैसे कैसे जी रहे हैं। तो एक होता है वीगन, वीगन कहते हैं उसे। वीगन लोग वेजिटेरियन से भी आगे होते हैं। जैसे मान लो कि मेरी मम्मी वेजिटेरियन है, वो फिश नहीं खाती है, मछली नहीं खाती है, वो चिकन नहीं खाती, वो अंडे नहीं खाती है, मतलब वो नॉन वेज नहीं खाती है, लेकिन वेज में वो सब कुछ खाती है। वो दूध पीती है, और वेज में जो जो चीजें वो खाती है। मेरी वाइफ भी नॉन वेजिटेरियन है। मैं वेज सॉरी सॉरी मेरी वाइफ भी वेजिटेरियन है। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। मेरे फैमिली में मेरे पापा नॉन वेजिटेरियन है, और मेरे दोनों सन नॉन वेजिटेरियन है। यानी जितने मेल हैं हमारे फैमिली फैमिली में, वो सारे नॉन वेजिटेरियन है। और मेरे फैमिली में जितने फीमेल्स हैं वो सारे वेजिटेरियन है। और जनरली ऐसा होता है गुजरात में, आई डोंट नो व्हाई, बट दिस इज हाउ इट इज। तो उन लोग वेजिटेरियन है, वीगन नहीं है। वीगन एक अलग चीज होती है। मुझे पहले नहीं पता था यार, ये वीगनिज्म क्या होता है। ये ऊपर दिखा ना, ये वीगनिज्म, इसके बात कर रहा हूँ, वीगनिज्म की। वीगनिज्म एक अलग ही चीज होती है। वो लोग तो कुछ अलग ही सोचते हैं। वो लोग कहते हैं फूल पत्ते और कच्चा ये चीजें वही खाओ खाली, दूध भी मत पियो। और दूध पियो तो भी किसी और चीज का दूध होता है, वो गाय के बछड़े का नहीं होता। मतलब बहुत ज्यादा ही कड़क मामला होता है उनका कुछ। तो उसके बारे में मैंने रिसर्च करा तो पता चला, फिर पता चला अच्छा इस तरह की लोग, सोच वाले लोग कैसे होंगे, होते होंगे, उनको क्या क्रेव करता होगा, वो कौन सी प्रोडक्ट सर्च करते होंगे। इससे ना कई बार ये भी पता चलता है, उससे सोच से, उसके रहन सहन से, उसकी लाइफस्टाइल से, उसके फ्यूचर डिसीजंस का भी आप अंदाजा लगा सकते हो। इतना कमाल की चीज है ये। सर अब कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, अजय बोल रहा है। तो वीगनिज्म नहीं पता आपको अजय जी? तो रिसर्च करिए उसके बारे में। हम क्या सीख रहे हैं ये तो समझ पा रहे हैं ना। हम ये सीख रहे हैं कि टारगेटिंग कैसे करना है ऑडियंस का। यानी कि जब आप एड चलाओगे तो किसको अपनी एड दिखाना चाहते हो, वो आप मेटा को बोलोगे कि भैया मैं ऐसे व्यक्ति को एड दिखाना चाहता हूं जो मैरिड हो, जो पेरेंट हो, जिसका बच्चा इतनी उम्र का हो, जिसकी आमदनी इतनी हो, जो इस तरह का काम करता हो। समझ गए? हम बहुत स्पेसिफिक टारगेटिंग करना सिखा रहे हैं कि आपको जब एड चलाना है, जब आप एड चलाओगे तब किस प्रकार का टारगेटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज है। उसके बाद है रेस्टोरेंट्स। कहाँ जाता है वो? कॉफी हाउसेस में जाता है, डिनर लेने जाता है, फास्ट कैजुअल रेस्टोरेंट्स में जाता है, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में जाता है, डाइनिंग करने जाता है या घर पे मंगाता है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हो। उसके बाद हॉबीज, उसमें आर्ट्स एंड म्यूजिक में, एक्टिंग में इंटरेस्ट, क्राफ्ट में, डांस में, ड्राइंग में, ड्रम्स में, फाइन आर्ट्स में, गिटार में, पेंटिंग में, परफॉर्मेंस में, फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, स्कल्पचरिंग स्कल्पचरिंग एक होता है ऐसा, वो बनाते ना, इसको हिंदी में नहीं पता मुझे क्या कहते हैं। स्कल्पचरिंग मतलब ऐसा मुंह चेहरा ये सब बनाते हैं, मिट्टी से बनाते हैं, स्कल्पचरिंग सर करते हैं मूर्ति उसको। मूर्ति बोलते हैं उसे। हाँ मूर्ति, मूर्ति, हाँ उसको बोलते हैं मूर्ति। हाँ। उसके बाद है सिंगिंग, राइटिंग, ये सारे उसके इंटरेस्ट हो गए। ठीक है ना। करंट इवेंट्स, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है जिसका, ये वो लोग। तो अब सोचो आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें आप पॉलिटिशियंस को टारगेट कर रहे हो, या जो वाना भी पॉलिटिशियंस है, जो पॉलिटिक्स में एक्टिवली इंटरेस्टेड है, उसको टारगेट कर रहे हो। तो यहाँ पे आप इसको ले सकते हो। उसके बाद है होम एंड गार्डन, यानी इसको डू इट योर सेल्फ में इंटरेस्ट है, DIY।
तो आपकी कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो डीआईवाई की प्रोडक्ट है, तो आपको देखो यहाँ पे इस तरह का स्पेसिफिक ऑडियंस मिल जाएगा जो डीआईवाई में इंटरेस्टेड है, डू इट योरसेल्फ में इंटरेस्टेड है, फर्नीचर में इंटरेस्टेड है, गार्डनिंग में इंटरेस्टेड है, होम अप्लायंसेस में इंटरेस्टेड है, होम इंप्रूवमेंट में इंटरेस्टेड है। ठीक है। उसके बाद पेट्स, उसके पास पेट्स है क्या, उसको बर्ड्स, उसके घर में बहुत लोग नहीं रखते, वो बर्ड्स को रखते हैं घर में। कैट्स तो जनरली रखते हैं, डॉग्स तो होता ही है लगभग घरों में, या फिर मतलब डिपेंड करता है वो टाइप ऑफ मतलब किस तरह का रहन सहन है उसके ऊपर। उसके पिंजरे बाद में फिश, रखते हैं फिर नहीं बर्ड्स को इंडिया में भी पिंजरे। बर्ड्स को पिंजरे में रखते हैं, हाँ पिंजरे में रखते हैं। तो जो बर्ड्स पसंद कर रहा है उसकी एक सोच होगी ना कुछ, तो उसको आप टारगेट कर सकते हो, स्पेसिफिक सोच वाले व्यक्ति को टारगेट करने के लिए सिखा रहा हूं। आई डोंट नो आप इस चीज को समझ भी पा रहे हो कि नहीं, कि कितनी गहराई से मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूं कि इससे मतलब ये नहीं है कि बर्ड्स को टारगेट तभी करना है, कि बर्ड्स वाली ऑडियंस को तभी टारगेट करना है जब आपकी पास बर्ड वाली कोई प्रोडक्ट हो, जैसे आप पिंजरा बेच रहे हो या किसी प्रकार का बर्ड्स बेच रहे हो तभी नहीं। ये तब भी टारगेट किया जा सकता है कि जब उस प्रकार की ह्यूमैनिटी वाला व्यक्ति जो बर्ड्स को पसंद करता है, उस तरह की लोगों के लिए आपके पास और कोई डिफरेंट प्रोडक्ट हो। लेकिन बिकॉज आपने बहुत गहराई से जाके ये रिसर्च किया कि अच्छा ये प्रोडक्ट ज्यादातर कौन लोग लेते हैं, जो लोग बर्ड्स पालते हैं। ठीक है। फिश पालने वाले लोग, एक जो नहीं घर में छोटा सा मछली एक्वेरियम बनाते हैं, हॉर्सेस, जिसके पास हॉर्स है। अब सोचो ये एक अलग ही प्रकार का इंसान हो गया। आपको पता है एक हॉर्स कितने का आता है? 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख का एक हॉर्स होता है। इतना महंगा चीज रखने वाला बंदा भी कितना पैसा होगा उसके पास, सोचो खुद के हॉर्स होंगे उसके पास। उसके बाद पेट फूड, रैबिट्स, रेप्टाइल्स रखने वाला। तो कुछ लोग ना रेप्टाइल्स पालते हैं, सांप को पालते हैं। अब सोचो ये सांप को पालने वाले लोग सोच कैसी सोच होगी उसकी। और रेप्टाइल्स में और भी आते हैं, सिर्फ सांप नहीं आते, लेकिन उस तरह के बहुत है। मैंने रेप्टाइल के बारे में रिसर्च करना तब, ये जब यहाँ पे वर्ड देखा ना तब शुरू किया कि रेप्टाइल क्या क्या, कौन कौन सी चीजों, कौन से प्राणियों को रेप्टाइल्स कहते हैं। फिर पता चला अच्छा है, सिर्फ सांपों को ही रेप्टाइल्स नहीं कहते, और भी होते हैं उसमें, सांप के अलावा भी। और उसके बाद पॉलिटिक्स एंड सोशल इश्यूज, चैरिटी कॉज, कम्युनिटी इश्यूज, लॉ, पॉलिटिक्स, वॉलेंटियरिंग। तो जो वॉलेंटियरली किसी के साथ काम कर रहा है, वॉलेंटियरिंग कर रहा है, वो नहीं, वो कार्यकर्ता बोलते हैं ना उसको, जैसे कांग्रेस कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता, वो लोग। ऐसा कांग्रेस भाजपा ही नहीं होता, और भी चीजें होती है। जैसे वॉलेंटियरिंग कर रहा है रोटरी में, दैट इज फॉर कॉज है ना। रोटरी पता है क्लब होती है, वहां पे आप लोग दुनिया के भलाई के लिए बहुत सारे काम करते हैं। तो दैट ऑल्सो कम्स इनटू वॉलेंटियरिंग। तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा उसके बारे में। तो आपको लगेगा एक एक शब्द पे रिसर्च करेंगे सर जिंदगी निकल जाएगी, ऐसा नहीं है। आधा आधा घंटा दे दो, बस एक शब्द को पकड़ो, गूगल करो, चैट जीपीटी करो, 2-4 जगह वीडियो देखो, आधे घंटे में समझ आ जाएगा। एटलीस्ट जितना अभी समझ है उससे तो 10 गुना समझ आपकी बढ़ जाएगी, और इतना काफी है इनिशियली शुरुआत करने के लिए। जो जो शब्द समझ आ गया उसके लिए तो ठीक है, नहीं करना रिसर्च। जैसे एयर ट्रैवल, इसमें क्या है समझने जैसा, कि जो व्यक्ति एयर से ट्रैवल करता है वो व्यक्ति, इसमें ज्यादा रिसर्च नहीं करना पड़ेगा आपको। लेकिन हाँ इसमें रिसर्च करना पड़ेगा कि इस व्यक्ति को क्या क्या चाहिए रखता है रहता है। जो बंदा एयर ट्रैवल करता है वो क्या क्या सामान इस्तेमाल करता है, वो किस तरह का समस्याएं झेलता है। जैसे एयर ट्रैवल के लिए क्या समस्या होती है कि ज्यादा सामान नहीं लेके जा सकता है। जैसे ट्रेन में तो आप चाहे, मैं अभी एक बार जा रहा था, मेरे को सूरत जाना था, ट्रेन में जा रहा था मैं। तो एक बंदा चढ़ा, फिर उसकी वाइफ चढ़ी, और फिर उसके 12 12 बड़े बड़े बंडल चढ़े। मैंने पता पता मतलब 2 टिकट के लिए उन्होंने लगभग आधा डब्बा भर दिया सामान से। तो वहां पे कोई लिमिट नहीं होती, या एटलीस्ट वहां पे भी होती है, लेकिन वहां पे इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट फॉलो नहीं किया जाता उस लिमिट को। लेकिन प्लेन में तो क्या वजन कराते हैं कि भैया 15 किलो से ज्यादा है तो पैसा दे दो। ठीक है। तो इस तरह से। उसके बाद है बीच में जाना पसंद करने वाले लोग, कार रेंटल करने वाले लोग, क्रूज बुक करने वाले लोग, इको टूरिज्म वाले लोग। ये मस्त है, इको टूरिज्म।
इसके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा मुझे भी, मैंने इस पे नहीं रिसर्च किया है। इको टूरिज्म, उसके हेलो। बाद है होटल्स। हाँ, सर एक क्वेश्चन था, पूछ सकता हूँ? बोलिए बोलिए। सर अभी जैसे आपने एक क्लाइंट ढूंढने बोला था, राइट? तो एक क्लाइंट तो मिला है, लेकिन मेरे निश के बाहर का है। मतलब वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला बंदा है। तो तो वो छोड़ दो, एग्रीकल्चर छोड़ दो एग्रीकल्चर उसको, खुद मत करो। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का करने वाला है हमारी टीम में से, उसको दे दो। तो सर लेकिन वो बोल रहा है कि उसे ऐड चलानी है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, तो उसके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मतलब ग्रेप्स वगैरह हो गए, बटाटो, आपको ऑनियन, ये उसमें सब इंटरेस्ट है, उसको। आपको करना, सीखना है तो करो, वरना मत करो। टाइम हाँ वेस्ट सर। मत करो, अगला बंदा ढूंढो। ओके सर, लेकिन उसको टारगेट कैसे करेंगे वो आप बता सकते हैं क्या? मतलब टारगेटेड टेक्निकली यस, ऑडियंस। क्लास के रूप में हम देखा बता सकते हैं, बट आपका नीश नहीं है तो करो ही मत। टाइम वेस्ट मत करो, नीश को पकड़ के रखो। यही तो है, नीश को पकड़ के रखना मतलब कई बार लूज भी करना। इसमें धंधा लूज नहीं होगा। टेक्निकली क्या करो, किसी को फॉरवर्ड कर दो कि भाई ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मैं तो नहीं करता हूँ, मेरा एक दोस्त करता है, आपको मैं करा देता हूँ। और फिर दोस्त को दे दो, और दोस्त इनिशियली फ्री में करेगा तब तो कुछ नहीं देगा, और उसके बाद तो बता के रखो कि भैया आपको जब पैसा कमाई हो तो कुछ थोड़ा सा हम पे भी दया कर देना, तो वो कमीशन ओके दे सर। देगा आपको। ठीक है। ओके सर। ओके। सब कुछ नहीं करना है यार, इतना दरिया है ना ये। पक थक जाओगे, पक जाओगे, और आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप पागल हो जाओगे अगर एक निश पकड़ के नहीं रखी ना तो। क्योंकि इसमें कितना कुछ है, आप देखा, आप खाली टारगेटिंग पे है हम लोग। 1.5 घंटे से सिर्फ टारगेटिंग का एक इंटरेस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब तक खत्म नहीं हुआ ये, अभी आधा बाकी है, अभी आधा बाकी है। ठीक है। सो द पॉइंट इज, यू नीड टू गो हियर एंड फाइंड ऑल द इंटरेस्ट। अब मैं फाइनली बिहेवियर दिखा देता हूं। बिहेवियर में वो कैसा बिहेव कर रहा है वो, जैसे एनिवर्सरी विद इन 61 to 90 days। दूसरा बिहेवियर, खुल नहीं रहा है ये। वो बहुत सारे ऊपर से खोल के रखे हैं ना, इसके लिए वो नहीं खुल रहा है। खुल नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ एक बार। मेरा कैमरा की बैटरी खत्म हो गई, इसके लिए मैंने कैमरा बंद किया। मतलब मैं इसमें घुस गया था तो पता ही नहीं था कैमरा बंद है। सो फॉर सम रीजन ये खुल नहीं रहा है अभी, बिहेवियर वाला। ठीक है। उसके बाद है मोबाइल डिवाइस यूजर्स, उसमें आप स्पेसिफिक किस पे वो फेसबुक कर रहा है एक्सेस। फिर कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, यानी कि कहाँ का कंज्यूमर है उसको टारगेट कर सकते हो। जैसे कि पीपल हु प्रिफर मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स इन इंडिया, पीपल हु प्रिफर हाई वैल्यू गुड्स इन इंडिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो चीज है जिसको हमने ढूंढा है यहाँ पे से आके, बिहेवियर में से, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन में से, ये जैसे मान लो आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो थोड़ा महंगा प्रोडक्ट है, तो आप यहाँ पे इसको टिक कर सकते हो, जिससे कि उसी प्रकार के लोगों को ऐड दिखे जो महंगा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, औकात रखते हैं, और खरीदने का इरादा भी रखते हैं, या खरीदने का आदत रखते हैं। उसको बहुत महंगा प्रोडक्ट महंगा नहीं लगता, क्योंकि उसकी आदत ही है प्रीमियम और अच्छा खरीदने की। ठीक है। तो पीपल हु प्रीफर हाई वैल्यू गुड्स इन इंडिया, अगर आपकी प्रोडक्ट महंगी है जिसके लिए आप ऐड कर रहे हो, तो ये एक टिक आपके कितने पैसे बचाएगा मैं बता नहीं सकता। ठीक है। बहुत कमाल की चीज है ये क्लासिफिकेशन, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन। उसके बाद है डिजिटल एक्टिविटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे कि उसने अभी अभी धंधा शुरू किया है, अभी 1 साल, लेस देन 1 ईयर से, 2 साल से धंधा शुरू किया है, 6 महीने से धंधा शुरू किया है।
शॉप का एडमिन है, मतलब दुकान का एडमिनिस्ट्रेशन का नौकरी करता है मे बी। उसके बाद डिजिटल एक्टिविटीज में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड, कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है। फेसबुक को विंडोज 10 से एक्सेस करने वाले लोग, यानी कंप्यूटर है उनके पास, विंडोज 10 हो सकता है या 11 हो सकता है। उसके बाद है ऑल क्रिएटर्स, ये वो लोग हैं जो फेसबुक में और इंस्टाग्राम में अपना प्रोफाइल बना के उसमें कैटेगरी एज अ क्रिएटर डाला है। पता है ना, इंस्टाग्राम में होता है वो ऑप्शन क्रिएटर। क्रिएटर मींस जो सोशल मीडिया पोस्ट रील्स ये सब बनाते हैं। इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स मतलब इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है। तो उन लोगों को अगर आप इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करना चाहते हो, उनको अपनी प्रोडक्ट या एड, अपनी सर्विस की एड दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए ऑल क्रिएटर्स वाला ही है। उसके बाद है कैनवास गेमिंग, प्लेड कैनवास गेम्स 3 days, कैनवास गेम्स 7 days एंड yesterday। कंसोल गेमर्स, कंसोल क्या होता है, जो PS3, PS4, PS5, Xbox ये जो होते हैं ना, उसे कंसोल कहते हैं। तो कंसोल गेमर मतलब ऐसे गेमर जो उस कंसोल यानी PS3, PS4, PS5 पे गेम खेल रहे हैं, ठीक है, उसको कंसोल गेमर्स कहते हैं। उसके बाद है फेसबुक लाइट ऐप यूजर्स, फेसबुक पेमेंट यूजर्स, फेसबुक पेमेंट यूजर 90 days, फेसबुक एक्सेस ओल्डर डिवाइसेस एंड ओएस, मतलब बहुत पुराना वाला फोन यूज कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो फोन बदलते नहीं है, थोड़े एजेड लोग होंगे मे बी, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग तो बदलते ही है बाकी के। उसके बाद है फेसबुक पेज एडमिन्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फेसबुक पेज एडमिन्स माने ऐसे लोग जो फेसबुक पे अपना पेज बनाया है और उसे एडमिन के रूप में यूज कर रहे हैं। तो ये कौन होंगे, ऑब्वियसली बिजनेस ओनर्स। पेज कौन बनाता है, बिजनेस ओनर्स, डिजिटल मार्केटियर्स, इसके अलावा तो कोई बनाता नहीं। हाउसवाइफ तो फेसबुक पेज बनाती नहीं है, अनलेस एंड अनटिल वो हाउसवाइफ अपने घर से छोटा सा एक बिजनेस चला के कुछ आर्ट बेच रही है या कुछ भी साड़ी वाड़ी बेच रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, बुटीक चला रहे हैं, ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, फेसबुक पेज बनाएंगे। तो इसको फेसबुक बिजनेस पेज एडमिन को टिक करने से स्पेसिफिक उस तरह के लोग मिलते हैं जो सचमुच में बिजनेस में है। वरना अगर इसको टिक नहीं किया या इसके बिना आपने ऐड चालू किया, तो हो सकता है कि आपके लीड तो आया लेकिन उसमें ना वैसे लोग ज्यादा आने लगेंगे जो स्टूडेंट है, ड्राइवर है, इस तरह के लोग, ठीक है। फिर उसके बाद है न्यू पेज एडमिन्स, रिटेल पेज एडमिन्स, स्पोर्ट्स पेज एडमिन्स, ट्रैवल पेज एडमिन्स। तो ऐसे अगर मान लो जो आपका टारगेट नीश ये है कि आप ट्रैवलर्स, टूर्स एंड ट्रैवल्स के लिए एड्स चलाना चाहते हो और आपको टूर्स एंड ट्रैवलर्स ढूंढने हैं, तो आप क्या करोगे, इस टारगेट को टिक कर दोगे कि जो ट्रैवल पेज का टूर्स एंड ट्रैवल्स का धंधा करता है उसको आपकी एड दिखेगी कि मेरा नाम ये है और मैं सिर्फ टूर्स एंड ट्रैवल्स एजेंसीज के लिए एड चलाता हूं, आपको मैं फ्री सर्विस देना चाहता हूं, और जब आपको रिजल्ट मिले तो वी विल टॉक मनी, तब तक के लिए मैं आपके साथ फ्री में काम करूंगा। बस इतना आपने ऐड दिखा दिया तो वो टूर्स एंड ट्रैवल्स वालों को ही दिखेगा, और फिर वहां से ऑडियंस आएगी आपको कि हाँ भैया आप फ्री में बोल रहे थे करने को, चलो करूँ चालू मेरा ऐड चलाना ये फला डेम का, ठीक है। उसके बाद है फूड एंड ड्रिंक क्रिएटर्स, यानी कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो नहीं होता ऐसा वो जाते हैं और मेरे को बहुत पसंद है वो, मैं बहुत ज्यादा फूडी हूँ, खाना मुझे बहुत पसंद है, खाना खाना मुझे बहुत पसंद है, हर प्रकार का खाना। तो मैं उस तरह के रील्स देखता हूँ, मेरे फेसबुक को भी खोलूंगा तो तुरंत ही वो रिकमेंडेशन में भी आ जाएगा, क्योंकि फेसबुक को पता है कि मैं वो बहुत देखता हूँ। तो उसमें ऐसे होते हैं ना जो कि एक किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे और फिर खाना पकते हुए शूट करेंगे, और फिर उसके बाद उसमें इंटरनेशनल भी होते हैं बहुत सारे, और मुझे जापान के और ये बहुत पसंद है, उसके स्ट्रीट फूड वगैरह दिखाने वाले। एक ईट स्ट्रीट करके शो आता था डिस्कवरी चैनल पे, वो भी मुझे बहुत पसंद था। उसमें वो स्ट्रीट स्ट्रीट फूड वाले ट्रक्स होते हैं ना, फूड ट्रक्स होते हैं, यूएस में फूड ट्रक्स होते हैं, यूके में भी फूड ट्रक्स होते हैं, हाँ, तो वो फूड ब्लॉगर्स ये है। डन। तो इस तरह से भैया आप बहुत सारा टारगेटिंग कर सकते हो, जैसे कि एक्सपर्ट्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको होमवर्क में यही चैलेंज दे रहा हूं कि ये एक्सपर्ट्स के ऊपर रिसर्च करो, पहले ये शब्द को जानो। आप में से बहुत लोगों ने पहली बार पढ़ा होगा ये शब्द, एक्सपर्ट्स।
एक्सपैट्स, एक्सपर्ट्स नहीं लिखा है बाय द वे, EXPATS है, एक्सपैट्स। तो गूगल पे जाओ, एक्सपैट्स के बारे, एक्सपैट होता क्या पहले तो ये जानो, फिर एक्सपैट में क्या क्या चीजें टारगेटिंग आप कर सकते हो उसके ऊपर आप रिसर्च करो। सो हम इसको कंक्लूड करेंगे इस क्लास को यहाँ पे। आई होप आपको मजा आया होगा आज के क्लास में, बहुत सारी चीजें, नई चीजें समझी होगी, सीखी होगी। अब मिलते हैं अगली बार कल, और अगले नए टॉपिक के साथ, अगले टॉपिक के साथ। मैं आप पे छोड़ता हूं, आपको स्क्रीनशॉट डालने हैं, हर कैटेगरी में जाके हर शब्द के ऊपर उसका स्क्रीनशॉट, जिसके ऊपर भी आपने रिसर्च किया उसका स्क्रीनशॉट डालने हैं ग्रुप में, आपका जो होमवर्क ग्रुप है उसमें। ठीक है, मैं इसको खुद पर्सनली मॉनिटर करने वाला हूं, चेक करने वाला हूं। ठीक है, यस। अब आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यस मनोज, गो अहेड। यस सर, मेरे पास आपके लिए एक सॉल्यूशन है। आपके मैंने बहुत बार देखा है कि आपकी जो कैमरे की बैटरी है ना, वो बहुत हाँ बार चली जाती है। तो उसके लिए हाँ हाँ। ड्रॉइड कैम करके एक एप्लीकेशन होता है, वो एंड्रॉयड ओएस पर iOS भी चलता है। तो हम मैं यूज लिटरली करता हमारे हूं, मोबाइल बट पे। हाँ मैं यूज करता हूँ, वो वाला ऐप भी है मेरे पास, बट उसमें हाँ प्रोफेशनल कैमरा ये जो है ना, वो कैमरा हाँ। से मेरा रिजल्ट अच्छा आता है, तो इसके लिए मैं प्रोफेशनल कैमरा प्रीफर करता हूँ। मेरे लिए बेटर सॉल्यूशन ये है कि मैंने अभी ढूंढा था, एक कांस्टेंट बैटरी बोल के चीज आती है, USB वाली होती है, उसको बैटरी हाँ में, कैमरा में लगा देना है, और उसमें से एक छोटी सी वायर निकलती है, वो वायर को आपको प्लग लगा देना है उसको चार्जर में, USB वाला जो चार्जर होता है उसमें, जिससे कि जब तक पावर मिलता रहेगा उसको, वो पावर पॉइंट से या जो भी आपका ये है उससे, तब तक कैमरा चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो मैं वो मंगाने वाला हूं, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे फिजिकली जाना पड़ेगा दुकान पे, वो कैमरा लेके मेरे को टेस्ट करना है कि वो है कि नहीं, अच्छा है। क्योंकि मुझे 2-3 प्रोफेशनल कैमरामैन ने बोला कि सर देखो, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि शादी होती है ना, तो अपने को कांस्टेंट रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, फिर पता नहीं कौन सा वाला जो पार्ट है वो काम आ जाए, इसके लिए तो हमारा बैटरी चला जाता है। तो हम लोग ना ये एक्सटर्नल बैटरी यूज करते हैं। इस बैटरी में एक केबल होती है, वो केबल छोटी सी बाहर निकलती है, और उसको हम एक्सटर्नल पावर बैंक जो 10,000 20,000 mAh का पावर बैंक होता है उसमें लगा देते हैं, तो पूरा दिन चलता रहता है कैमरा। ठीक है, तो ये मेरे को सॉल्यूशन करना है। बाकी ये जो ड्रॉइड कैम वगैरह है वो मैंने ट्राई करा है, बट उसमें क्या, मोबाइल कैमरा उतना अच्छा नहीं होता जितना ये 1 लाख का कैमरा है सोनी का। तो अब उससे मोबाइल ओके। कैमरा कैसे compete करेगा, राइट? उसका जो रेजोल्यूशन है, क्लैरिटी है, वो उतना अच्छा नहीं मिलेगा। बट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस सॉल्यूशन, बिकॉज आपने एटलीस्ट सोचा उस बारे में, तो अच्छी बात। यस सुखचैन जी। आइए। सर, जो आपने होमवर्क दिया है स्क्रीनशॉट डालने को, उसके साथ हाँ वो लिखना भी है, उसका मीनिंग क्या होता है? हाँ हाँ, लिख दो, अच्छी बात है, लिख दोगे तो बाकी लोग को समझ में आ जाएगा। अब सोचो, आप लोग 20 लोग हो कम से कम, 20 लोगों ने अगर 2-2 3-3 शब्दों के ऊपर भी रिसर्च किया, तो आप सब लोगों को 60 चीजों का नॉलेज हो जाएगा कि नहीं? जी सर। 60 ऑन एन एवरेज, 3 शब्द तो आप ढूंढोगे ही कि भैया ये शब्द का मतलब मैंने ढूंढा, इसका ये मीनिंग होता है। तो आपको अपने एड अकाउंट में जाके, नया एड क्रिएट वाले में जाके, ऑडियंस एड सेट लेवल पे आके, ऑडियंस टारगेटिंग में आके, डिटेल टारगेटिंग में आके, ब्राउज बटन दबा के, ये जितने भी बटन है उसको दबाओ। ब्राउज के अंदर 3 बटन मिलेंगे, एक मिलेगा आपको इंटरेस्ट, दूसरा मिलेगा बिहेवियर, तीसरा मिलेगा डेमोग्राफिक्स। तो ये तीनों बटन के अंदर घुस घुस के एक एक शब्द को ढूंढो 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 ढूंढो, और इसको अपनी लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस बना दो। मैं आज की डेट में करता रहता हूं, सोचो, क्योंकि इसमें बदलाव होता रहता है ना, ये फिक्स थोड़ी है, इसमें बदलता रहता है चीजें। अभी एक बार सीख लिया जिंदगी भर चलेगा ऐसा नहीं है, इसको सीखना पड़ते रहे। तो मैं इसको अभी भी मेरा फेवरेट पास टाइम है। मैं कभी कभी ऐसा, थोड़ा ऐसा, मेरे पास वैसे तो अब आजकल तो अनफॉर्चुनेटली कम मिलता है समय, बट मिलता है जब, तब मैं खोल लेता हूँ, फिर दोस्तों अच्छा ये शब्द क्या है, इसका टारगेटिंग कैसे होता होगा, ये लोग कैसे होंगे, इनकी लाइफस्टाइल कैसी होंगी, इनकी कमाई कितनी होती होंगी, ये लोग मैरिड होंगे कि अनमेरिड होंगे, बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, माँ बाप के साथ रहते होंगे कि अलग ही रहते होंगे, किस तरह के घर में रहते होंगे, बंगलो होगा कि फ्लैट होगा। कितना कुछ सोचने को है जो सोच सकते हो। और खुद सोचना है नहीं है, खाली गूगल पे जाओ, चैट जीपीटी पे जाओ, बहुत 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 चीजें सीखने लग जाओ। ठीक है, ठीक है सर। ओके, चलिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, लेट्स हैव लंच एंड लेट्स मीट टुमारो एट 11:30 sharp.